नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज हम लोग 150 प्रश्न आपके समक्ष डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो 150 प्रश्न किस बेसिस पर हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि वो 150 प्रश्न जस के तस आ जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, तो यह नादानी होगा, मूर्खता होगा। पर जो जो टॉपिक पर हम लोग आपको इन एंड आउट डिस्कशन देने वाले हैं, वो टॉपिक एग्जाम में रिपीट करेगा, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। 100% नहीं करेगा, पर वो थीम पर क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन बीपीएससी का एक इंपॉर्टेंट थीम है जिस पर वो क्वेश्चन पूछता है। अगर आप देखेंगे तो बिहार विद्यापीठ एक इंपॉर्टेंट थीम है जिस पर वो क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने अखबार का कथन देखा होगा तो आप उसमें पाएंगे कि ऐसा लिखा गया है कि प्रश्न जो है थोड़े से कठिन पूछे जाएंगे। जब यह प्रश्न उठता है कि प्रश्न कठिन पूछे जाएंगे तो आपके जहन में आ रहा होगा कि कहां से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न एनसीईआरटी से चेरी पिक्ड किए जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं या कोई रणचक्र पढ़ रहे हैं, किसी और से तैयारी कर रहे हैं जो वन डे एग्जाम में यूजफुल होता है, यहां पे आप औंधे मुंह गिरेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन चेरी पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइक स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत एंड सो ऑन। आपको अगर कुछ भी हम लोग के संबंधित जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, आपके वीडियो के अंत में हम लोगों का टेलीग्राम लिंक पिंड है, आप उसके थ्रू जाकर अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे प्रश्न पत्र का। जो प्रश्न पत्र है वो बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप टेलीग्राम में जा सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, विटामिन्स एक इंपॉर्टेंट थीम है। विटामिन्स, उसकी डेफिशिएंसी, मिनरल्स, बीपीएससी पूछता है। तो इस टॉपिक को आपको करके जाना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। इजी क्वेश्चन है, इसका विटामिन के होगा। पर विटामिन को थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे देखने की कोशिश करते हैं। द विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो विटामिन्स होते हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में इनको आप सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। व्हेन दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, इट मीन्स वी नीड टू टेक देम फ्रॉम द आउटसाइड। हमें बाहर से उसको लेना होगा। हेंस इट इज ऑफन कॉल्ड एज द एसेंशियल फूड कंपोनेंट बिकॉज दिस हैज टू बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड। कहां से मिलेगा? वेजिटेबल से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, हमें आउटसाइड से लेना पड़ेगा। इट हैज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड that it cannot be synthesized in our body। हमारे बॉडी में सिंथेसिस इसका नहीं होता है। जो वर्ड विटामिन है वो एक्चुअली वर्ड विटामिने है, और इस वर्ड का जेनेसिस कौन करता है? कैसमिर फंक। ही इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। बीपीएससी देखिए आपसे पूछता है कि किसको क्या फादर कहते हैं, कौन इसका डिस्कवरी करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसमिर फंक इज द फादर ऑफ द विटामिन थेरेपी, और जो टर्म उन्होंने क्वाइन किया था उसका नाम था विटामिन ए। माय डियर फ्रेंड्स, और कब क्वाइन किया था? 1912 में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन ए स्टेटमेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। देखो, जो विटामिन है मुख्य रूप से दो तरह के विटामिन हैं। एक विटामिन है जिसको तुम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हो, और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। देखो, अगर मानते हैं कि हमको 10 ग्राम विटामिन की जरूरत है और तुमने वेजिटेबल और फ्रूट खा के 100 ग्राम विटामिन का एकत्रित कर लिया अपने बॉडी में, तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा 90 ग्राम विटामिन है, कुछ विटामिन जो हैं फैट सोल्यूबल हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो आपके लीवर में जाकर स्टोर्ड हो जाएंगे, पर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो यूरिन के मार्फत एक्सक्रीट हो जाएंगे, बॉडी उसको बाहर धक्का दे देगा। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट मतलब वसा होता है, वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आपको याद करना पड़ेगा, पूछ सकता है। ए को तुम क्या बाबू कहते हो? ए इज ऑफन कॉल्ड एज द रेटिनॉल, डी इज कॉल्ड एज द कैल्सीफेरॉल, ई इज कॉल्ड एज द टोकोफेरॉल, के इज कॉल्ड एज द फाइलोक्विनॉन। इसको तुम फाइलोक्विनॉन बोलते हो। देखो, जो विटामिन के है, अगर इसका तुम फॉर्मूला लिखोगे तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आता है जिसका नाम है नैप्थोक्विनॉन। तो इसीलिए अगर कहीं अगर इसको नैप्थोक्विनॉन कहेगा तो कंफ्यूज मत होना। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स वेरी टर्स एंड क्लियर। विटामिन ए अगर आप लेते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। हिंस इट इज ऑफन कॉल्ड एज
एंटी इन्फेक्शन विटामिन, दिस हैज टू बी नोटेड। विटामिन डी जो होता है सूर्य भगवान से आपको मिल जाता है। अगर आप शरीर को सेक रहे हैं तो आपको सूर्य भगवान में विटामिन डी होता है सूर्य की किरणें में, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सनशाइन विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स है। जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है इसको बेसिकली आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी4 नहीं है, बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी8 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, बी9 है, बी11 नहीं है, बी12 है। देखो इनके नाम को तुमको रटना पड़ेगा, यू डोंट हैव द अदर ऑप्शंस। पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। इसको कोड वर्ड क्या है? द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज। द मतलब होता है थाइमिन, लिखो। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या कहते हो बाबू? B3 इज कॉल्ड एज द नियासिन। ऊपर से देखो कोड वर्ड से। जो B3 की अगर कमी होती है तो स्किन में आप देखोगे कि धब्बा होने लगता है, स्पॉट होता है, एंड दैट स्पॉट इज कॉल्ड एज पेलैग्रा। B5 को क्या बोलते हो? 1 2 3 4 5 पैंथोनिक एसिड। B6 को क्या बोलते हो? पाइरिडॉक्सिन। B7 को क्या बोलते हो? बायोटीन। B9 को स्टार मार्क करके लिखो, इसको क्या बोलते हो? फॉलिक एसिड। B12 को स्टार मार्क करके लिखो, इसको क्या बोलते हो? सियानोकोबालामीन। देखो हम रेजोनेंस में इस पे बहुत डिटेल में बताए हैं, पर यहां पर एक हमारे पास लिमिटेशन है। सॉरी, हम समझ सकते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि आप इस लिमिटेशन को समझेंगे। देखो एक कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ऐसा क्यों कहता है? कैसा कभी सोचते हो ना कि क्यों ऐसा डॉक्टर बोलता है? इसलिए इसको कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल में विटामिन के उपलब्ध होता है। क्योंकि के पर क्वेश्चन था, विटामिन के होता है, और विटामिन के इज वेरी मच नीडेड फॉर योर हार्ट हेल्थ। एक तो ये भी है कि इसमें कैलोरीज कम होता है, पर ये आपके बाबू हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और कहाँ आपको विटामिन के मिल सकता है? स्पिनच में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से विटामिन के मिल जाता है। आई होप हम लोग काफ़ी डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। ये चमन्नी भर का सवाल है। अब देखो जो भी रेजोनेंस वाले हैं, अगर बाहर के आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप थोड़ा सा चिड़िएगा मत कि रेजोनेंस का मैं बार बार जिक्र करूँगा, क्योंकि भाई वो हम पर आस्था किया है, हम लोगों पर, संस्थान पर, तो हमारी जिम्मेवारी उसके प्रति ज़्यादा है। तो आप उसको अदरवाइज ना लें, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो क्राउड है जिसने हम लोग पर भरोसा किया, तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। तुम ब्लड वाला अपना तुम लोग रेजोनेंस में, साइंस वाले में, बायोलॉजी सेगमेंट में जाओ, ब्लड हम ही पढ़ाए हैं, तुम लोग जाकर देखना। ब्लड में क्या क्या होता है बाबू? ब्लड में तुमको वहाँ पर भी बताए हैं कि तकरीबन 55% प्लाज्मा होता है, तकरीबन 45% रेड ब्लड सेल्स होता है, और रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हो तुम? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो। बताए हैं ना, नया नया अगर सल्फास खिला देंगे रेजोनेंस वाले आरबीसी को। तकरीबन 1% व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होता है। देखो जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है तुम्हारा, इसको तुम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हो। और कहां पे बनता है रेड ब्लड सेल्स? बोन जो होता है आपका, बोन के अंदर कैविटी होता है, और उस कैविटी में आपका बोन मैरो होता है। अगर आपसे एक कदम आगे बढ़ के ये पूछता है कि कौन सा बोन मैरो, तो इसका करेक्ट आंसर है कि रेड बोन मैरो से आपका रेड ब्लड सेल्स बनता है। जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसका एक जीवन है, कितना दिन का जीवन है बाबू? 120 दिन का जीवन है। इसका मतलब कि 120 दिन बाद आरबीसी मर जाएगा। जब मर जाएगा तो कहां पे इकट्ठा होगा? स्प्लीन में रिसाइकिल होने के लिए चला जाएगा। स्प्लीन हेंस इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। यहां पर दफन हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। स्प्लीन के बारे में 2-3 चीज को याद रखना। स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
क्योंकि यहां पर 1 कप खून इकट्ठा रहता है, अगर बॉडी को खून की जरूरत पड़ी तो स्प्लीन सप्लाई कर देता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लीन की बात आई है तो एक चीज मुझे ये बताओ, जो स्प्लीन सबसे ज्यादा किस रोग में इफेक्ट होता है? रेजोनेंस, मलेरिया। अगर नहीं किए हो बाबू तो इसको रिवाइज करो। मलेरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। मलेरिया किस चीज से इफेक्ट होता है? कौन सा पॉजिटिव उसका ऑर्गन है? प्रोटोजुआ उसको कॉज करता है। कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको तुम कर लेना, ठीक है। अब 2-3 चीज हमको तुम और बताओ कि जो आरबीसी है, आरबीसी बनता किस चीज से है? अगर तुम आरबीसी मुख्य रूप से बोलोगे तो आयरन और जिंक से रेड ब्लड सेल्स आपका बनता है। स्प्लीन जो है, एक चीज और याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी। तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ लिम्फ नोड? जब भी कोई एक्सटर्नल इन्वेडर हमारे बॉडी पे अटैक करता है, इट क्रिएट्स अ बैटरी ऑफ द डिफेंडर्स। लार्ज नंबर ऑफ डिफेंडर्स क्रिएट करता है कि जाओ इनसे लड़ो, डिफेंडर्स क्रिएट करता है, एंड दोज डिफेंडर्स आर कॉल्ड एज द लिम्फोसाइट्स। तो आप बोलेंगे सर वो तो लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो वही तो है यार। लिम्फोसाइट्स आर नथिंग बट द व्हाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर्स। वो माइक्रोब्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, उसके खिलाफ लड़ता है। करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? बोन मैरो हो जाएगा। टिक्का डिजीज इन द प्लांट इज कॉज बाई, आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली है कि मुख्य रूप से अगर प्लांट्स वगैरह फंगस से अफेक्ट होता है तो यहां पर पैचनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को आप कहते हो टिक्का डिजीज। पिछली बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है। ये चवन्नी भर का सवाल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज इट कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट। देखो जहां भी वर्ड ओनली आए तुम्हारा कान खड़ा होना चाहिए। इट कंट्रोल्स ओनली द एंट्री, कॉमन सेंस का सवाल है। कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट, हाँ सही लग रहा है। थोड़ा सा हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपको आना चाहिए। देखो ये अब अगर तुम अपने वीडियो में जाकर देखोगे ना तो सेल टैक्सोनॉमी में हम तुम लोग को पढ़ा रखे हैं। सेल टैक्सोनॉमी में तुमको बाबू क्या पढ़ाए हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का मुख्य काम क्या है? ये एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। जब आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है तो ये सेल को क्या दे रहा है? ये सेल को शेप दे रहा है, आकार दे रहा है ना। अगर ऐसा होता तो गोल हो जाता, अगर ऐसा सेल मेम्ब्रेन है तो चौकोर हो जा रहा है। इट इज प्रोवाइडिंग अ शेप टू द सेल। ये जो है इसमें क्या कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है? ऐसा थोड़ी है, समझ रहे हो? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब तुम्हारा घर धर्मशाला नहीं ना है जी, तुम्हारा दिल की तरह तो है नहीं सेल मेम्ब्रेन की, जिसको मन है वो आ रहा है, जिसको मन है जा रहा है, बस तुम आते जाओ जाते जाओ। तुम सेलेक्टिवली परमिएबल हो। एक आध बार झटका खा जाओगे जीवन में ना तो तुम सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाओगे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखना, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सबको अलाउ नहीं करता है। कुछ लोग को अलाउ करेगा एंट्री के लिए, कुछ लोग को अलाउ करेगा एग्जिट के लिए। धर्मशाला नहीं है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। अगर झटका खा जाओगे तो तुम भी जीवन में सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाओगे। अगर धक्का नहीं खाए हो तो हाँ कोई भी आ जाए, कोई भी गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई भी बॉयफ्रेंड बन जाएगा, धक्का खा जाओगे तो खोजने लगोगे कि उसमें इक्वालिटी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, है ना। लौट कर आई है मनाने को, वो लौट कर आई है मनाने को, लगता है कि आज माकर आई है जमाने को। तो आप उसमें फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आप सेलेक्टिवली परमिएबल हो गए हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, सबको अलाउ नहीं करता है, कुछ को अलाउ करेगा, कुछ को नहीं करेगा। वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना कहानी तुमको बता रहे हैं, है ना। स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। तो हमारे जहन में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये सर सेलुलोज से बना हुआ होगा। बहुत सुंदर, अगर ऐसा सोच रहे हो तो जाकर सल्फाज खा लो सीधा। फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड मतलब प्रोटीन से बना हुआ है और लिपिड से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। सेल मेम्ब्रेन उससे बना हुआ है। याद रखो वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तब अगर होशियार लड़का है तो उसके जहन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर प्लांट सेल और एनिमल सेल आप जो बताए थे वहां पर क्या अंतर होता है? प्लांट सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है। पर अगर तुम हमसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर एक प्लांट सेल दिया हुआ है और एक एनिमल सेल दिया हुआ है, आप दोनों में हमको अंतर बता दीजिए, तो मैं एक चीज से अंतर बता सकता हूं कि सेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये बहुत आसानी से हम तुमको बता दिए, पर एग्जाम में अगर बस तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो प्लांट सेल एनिमल सेल का सवाल तुम गलत कर ही नहीं सकते हो। नाउ द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज अ सेल वॉल। आपने सेल मेम्ब्रेन तो बता दिया, व्हाट इज अ सेल वॉल?
देखो बाबू, ये अंदर वाला तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कोटिंग होता है। जो कोटिंग होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट कोटिंग इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो अब तुम्हारे जहन में अगला प्रश्न उठेगा कि सर सेल मेम्ब्रेन तो आप बताएं कि फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, तो सेल वॉल किससे बना हुआ है? जिसके लिए भी तुम मर रहे थे और चित्कार पार रहे थे, सेलुलोज से बना हुआ है। स्टार मार करके लिखो, है ना, नहीं तो बाद में ढेंचू ढेंचू करके एग्जाम में आओगे तो बहुत मार खाओगे तुम लोग। सॉरी। गोल्गी बॉडी से देखो क्वेश्चन पूछता है, गोल्गी बॉडी इन प्लांट्स आर मोर इन नंबर एंड इज नोन एज, करेक्ट आंसर इज बैक्टीरियोसोम्स। ये सब तुमको बता रखे हैं, थोड़ा सा फिर तुमको बता देते हैं। एक तुमसे पूछ सकता है कि लाइजोसोम्स को प्लांट में क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं जी? इट इज कॉल्ड एज द सुसाइड बैग। यहां पर जाकर सेल मरता है, इसके पास इतना नंबर ऑफ डाइजेस्टिव जूस होता है कि कोई भी जाएगा तो उसको गला हड़ा देगा। अब तुम हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, अगर नहीं कर रहे हो तो हमसे उम्मीद मत करना। पहला है कि इस एटम बॉम्ब ऑफ द सेल किसको कहते हैं, और दूसरा है कि अगर तुम लोगों को ये पसंद आ रहा है तो तुम हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर इस तरह का 150 का तुम चाहते हो कि 7-8 हम लोग करा दे, 10 करा दे, और तुमको लगता है कि इफेक्टिव हो रहा है, तो कमेंट में बताओ कि क्या ऐसा तुम लोगों को और सीरीज चाहिए, और अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग बना देंगे, और नहीं चाहिए तो हम लोग अपना एनर्जी क्यों ही वेस्ट करेंगे। 150 का तुम लोग का PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, वेबसाइट पर डाल देंगे, और तुम लोग उसका सवाल बना लेना और हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल किसको कहते हैं? ऑप्शन पहला है लाइजोसोम्स को, दूसरा गोल्गी बॉडी को, तीसरा डिक्टायोसोम्स को, और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। इसको आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो गोल्गी बॉडी होता क्या है, बेसिकली राइबोसोम्स क्या होता है, RNA होता है। इतना तुमको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये सब बाबू हम तुमको सब रेजोनेंस में बता रखे हैं। अगर नहीं तुम लोग रेजोनेंस वाले गलत कर रहे हो तो हमको दुखी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और जो रेजोनेंस वाले वीडियो में सुन रहे हो एक बार कमेंट करके बताना कि ये सब हम लोग बताए हैं कि नहीं तुमको। देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वहां से जो मटेरियल निकलता है वो तुमको राइबोसोम्स निकल रहा है। राइबोसोम कुछ नहीं है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जब वो न्यूक्लियस से आया तो ये जो तरल पदार्थ है, जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, इसको बाबू तुम साइटोप्लाज्म बोलते हो। तो ये कुछ जो वहां से निकलेगा न्यूक्लियस से, तो कुछ साइटोप्लाज्म में रुक जाएगा, यहीं पे घूमेगा, और कुछ जो है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चल जाएगा। तो मानते हैं कि एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है और एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। तो कुछ राइबोसोम्स जो आकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठ गया, चिपक गया, उसको तुम क्या बोलते हो, डॉट बना दिया। जब डॉटेड बन गया तो इसको क्या बोलते हो, ये रफ हो गया। तो जिस पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपक गया उसको तुम बोलते हो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं चिपका है उसको तुम कहते हो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अब मिलके प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। ये सब मिलके राइबोसोम से ही वो प्रोटीन बना रहा है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाकर चिपका है तो प्रोटीन बना रहा है। तो तुम प्रोटीन बना दिए, अगर रोटी तुम बना दिए हो तो रोटी को कहाँ पर रखोगे, कैसरोल में रखोगे। तो इस प्रोटीन को हम लोग रखते कहाँ हैं, स्टोर कहाँ करते हैं, गोल्गी बॉडी में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद गोल्गी बॉडी उसको क्या करता है, हमको मानते हैं कि X आदमी को डिमांड है, X ऑर्गन को डिमांड है, उसको ट्रांसफर कर दिया, Y ऑर्गन को डिमांड है, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो गोल्गी बॉडी स्टोर्स द प्रोटीन, इट चेंजेज द शेप ऑफ द प्रोटीन। कैसा शेप रहेगा वो, अगर पापा खाना मांग रहे हैं तो अगर बटर लगा के रोटी जाएगा कि घी लगा के जाएगा कि सूखा हुआ रोटी जाएगा, डिपेंड करता है। तो गोल्गी बॉडी में क्या हो रहा है, गोल्गी बॉडी आपके शेप को भी चेंज करता है, स्टोर भी करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, तो ये तुम्हारा हो गया गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी प्लांट में जो गोल्गी बॉडी का जो रोल होता है उसको तुम डिक्टायोसोम्स बोलते हो, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहां पर ध्यान रखना। लाइसोसोम्स को प्लांट में क्या बोलते हो बाबू, वैक्यूल्स बोलते हैं, है ना। अब और आगे बताएंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जाकर सेल टैक्सोनॉमी वाला अगर तुम लोग हो ना, तो सेल टैक्सोनॉमी हम रेजोनेंस में लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा नहीं कि हम तुमको बोल रहे हैं ले लो, हमसे पढ़ाए। NCERT से जाकर सेल टैक्सोनॉमी पढ़ लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, DNA क्या है, RNA क्या है, ये सब बाबू तुमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 तुम देखो पटौस सिंड्रोम हमेशा कभी ना कभी तुमसे सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछता है। तो ये किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका D है। देखो
क्रोमोजोम हमारे बॉडी में कितने हैं? हमारे और आपके बॉडी में 23 पेयर ऑफ द क्रोमोजोम है। 23 पेयर ऑफ द क्रोमोजोम मतलब 46 क्रोमोजोम है। तो ये बताओ कि चूहा में कितना क्रोमोजोम है? माउस 40। फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोजोम्स हैं? 8। क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी इसको कैटेगोरिकली मेंशन करता है, आपको पता ही होना चाहिए। मेल जो हम पुरुष हैं और आप अगर मानते हैं महिला हैं, तो मेल का क्रोमोजोम का क्या पैटर्न होता है? XY होता है। महिला का क्रोमोजोम का क्या पैटर्न होता है? XX होता है। तो तुम सोचो कि अगर एक कोई पुरुष है जिसका नाम है X और Y, अगर तुम इसमें X क्रोमोजोम गलती से ज़्यादा हो गया तो इसमें महिला का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है ना जी। अगर कॉलेज वॉलेज में पढ़े होगे तो देखना कुछ लड़का होता है कि ऐसा लपक के चलेगा, कमर में इतना नजाकत और लचक होता है। तो तुम सोचो, वो सब तुम लोग मजाक उड़ाते हो, बोलते हो कि लड़की लोग बड़ा कंफर्टेबल इन लोग के साथ, इसके साथ फील करती है। भाई वो रोगी आदमी है, उसको कहते क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो सबसे तुम लोग को चिढ़ना नहीं है, वो सबको प्रेम से देखना है कि रोगी आदमी है, उसको बताना कि तुम रोगिया है, जो लपक के चल रहा है, हे बडी, हे गाइस नाक से बोलता है, वो सब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। क्यों? इसके पास मैस्कुलिनिटी नाम की चीज़ जो है वो कम है ना। लड़का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे मार हो रहा ही, चौराहा पे वो हमको पीटे तो अगला चौराहा पे टिका गए। फैंसी मीडियम टिका गया मीन्स टू इंसर्किल द ओपोनेंट, है ना। हम लोग तो गांव देहात के आदमी हैं, मतलब तुम लोग समझ लो कि आज इस मोड़ पे पिटा है तो अगला मोड़ पे तुम इंसर्किल हुए, तो हम लोग उसको बोलते टिका गए, अगला मोड़ पे टिक लिए इनको। मैस्कुलिनिटी उसमें कम होगा। उसमें क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। तुम अगर जिम वाले सबको देखो कि जाके टेस्टोस्टेरोन का डोज लेता है ना, कि इनको किक आए, पंप आए और हार्ट अटैक से मर रहा है प्रोटीन पाउडर खा खा के, लेस टेस्टोस्टेरोन रहेगा। तो मर्द वाला जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसमें कम होगा, क्योंकि इसमें देखो एक क्रोमोजोम इसको बढ़ा हुआ है महिला वाला, है ना। तो इसीलिए नजाकत है, अल्फाज में नजाकत है, चाल में नजाकत है, चाल में लपक है ना। तो इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको मजाक लग रहा होगा, पर इसलिए बाबू बता रहे हैं कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम अभी न्यूज़ में लगातार रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो हम हंसी मजाक में बता रहे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। बीपीएससी को अगर क्वेश्चन एक जगह से तुम हमसे पूछोगे कि सर एक जगह से बताइए जहाँ से बीपीएससी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछेगा, हमारा वीडियो कर लो या एनसीईआरटी से जाके कर लो, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। इतना तो बच्चा को पता है, हमारा छोटा भतीजा है उसको भी पता होगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इतना तो उसको पता है। तो ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है। दूसरी बात तुम देखो, फोटोसिंथेसिस अगर तुम ग्रीन कलर लाइट दे दोगे तो एकदम इतना जबरदस्त होगा ना कि मत कहो, मतलब प्लांट एकदम खुश हो जाएगा। अगर 10 ग्राम बना रहा है अपना खाना तो 100 ग्राम बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम जाके अभी सल्फास खरीदो और जाकर चाट लो। तुमको चित्कार मार मार कर तुम लोग को बताए हैं कि ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। छाती पीट पीट के बोल रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा और तुम मार के आओगे उस स्टेटमेंट को। किस कलर में फोटोसिंथेसिस होगा? VBR कलर में फोटोसिंथेसिस होगा। सबसे ज्यादा रेड में होगा, 2 नंबर पे ब्लू में होगा, 3 नंबर पे वॉयलेट पे होगा। ग्रीन कलर पे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। पागल की तरह कर रहे हैं, पर याद रखना, गांठ बांध कर बैठा लो, एग्जाम में देगा तुमसे स्टेटमेंट, नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। तो अब तुम्हारे जहन में क्वेश्चन होगा कि सर इज सोलर एनर्जी मस्ट टू हैव अ फोटोसिंथेसिस? द आंसर इज नो। सोलर एनर्जी इज डिजायरेबल बट इट इज नॉट मस्ट। भाई बहुत ऐसा प्लांट तुम देखते हो कि घर में हो जाता है, इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस कैन हैपन इन द आर्टिफिशियल लाइट, यस। फोटोसिंथेसिस कैन हैपन इन द डार्कनेस, यस। फोटोसिंथेसिस कैन हैपन इन द लाइट, यस। इसका मतलब कि लाइट इज डिजायरेबल बट इज नॉट नेसेसरी। लेट मी रीइटरेट फॉर यू। क्या फोटोसिंथेसिस एब्सेंस ऑफ लाइट में होगा? हाँ। क्या फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में होगा? हाँ, क्योंकि भाई रूम में भी तो पेड़ पौधा रखते हो ना जी, तो रूम में कौन सा आर्टिफिशियल ही लाइट तो मिल रहा है, फ्लोरोसेंट लैंप जल रहा है, उससे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्या फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है? डिजायरेबल है, मस्ट नहीं है। पता नहीं आई हैव मेड माय पॉइंट्स क्लियर और नॉट, ठीक है। तो अब अगला तुम्हारे जहन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है भाई? तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ है? क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो बच्चा से पढ़े होगा ना जी कि क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ है?
क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। साइट पूछेगा क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट पूछेगा क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट का आत्मा क्या है, किससे बना होता है, कौन सा पिगमेंट जरूरी है, तो मैग्नीशियम से बना होता है। याद रखना कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इंटर कैसे करता होगा जी, तो CO2 इंटर्स थ्रू रंध्र। इंग्लिश मीडियम छाती मत पीटो कि रंध्र मतलब क्या होता है, रंध्र मतलब स्टोमाटा। नाउ इट वुड रेजोनेट वेरी वेल टू यू, इट इंटर्स थ्रू द स्टोमाटा। तो हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमको भी लगता था कि सर स्टोमाटा कैसे खुलता होगा, कैसे बंद होता होगा। भाई उसके लिए एक मैकेनिज्म है, पोटेशियम आयन होता है। तो पोटेशियम आयन रेगुलेट करता है उसका रंध्र का ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमाटा। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी टच एंड क्लियर। तुमको 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दी कि स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजनिंग कौन कंट्रोल करता है, पोटेशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है, मैग्नीशियम। अब देखो ग्रीन लाइट नहीं होगा, सबसे ज्यादा रेड, 2 नंबर पे ब्लू, 3 नंबर पे वायलेट, चौथा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं फोटोसिंथेसिस बाबू आएगा। अगर तुम बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो और ब्रेन नहीं पढ़ के जा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास ब्रेन है ही नहीं, है ना। ब्रेन पढ़ लेना, रेजोनेंस मेरा वीडियो कर लेना, मोर देन इनफ है, सारा हम उसमें क्लब करा दिए। और रेजोनेंस वाले अगर इसको गलत किए हो तो तुम हमको दुखी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तुम चाहते हो कि हम वीडियो तुम लोग के लिए नहीं बनाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। देखो याद है तुम लोग को हम बताए थे कि दारू पीते हो तो क्या होता है, अल्कोहल पीते हो तो तुम्हारा बैलेंस क्या होता है, बिगड़ता है, बैलेंस लड़खड़ाने लगता है। अल्कोहल बैलेंस एल हो गया, बैलेंस तुम्हारा गड़बड़ा गया अल्कोहल पीने से। तो ब्रेन का क्या पार्ट है, सेरेब्रम है। तो हम कंफ्यूज क्या किस में होंगे, बेसिकली हम लोग कंफ्यूज होते हैं सेरेब्रम और सेरेबेलम में। तो भाई एल कहां है, एल सेरेबेलम में है। तो बैलेंस किससे संबंधित है, सेरेबेलम से। इस क्वेश्चन को बाबू स्टार मार्क करके रखो, आज न कल एग्जाम में तुमसे पूछेगा, फिर तुम बोलना मत कि मास्टर तुमने बताया नहीं था। ठीक है, सेरेबेलम आपका कंट्रोल करता है बैलेंस को। अब 2-3 चीज को देखो, जो आपका हम लोग बोलते हैं कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक हो गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ये बाबू तुम्हारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य रूप से क्या काम है ना, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। देखो जो न्यूरॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसफर होता है ना, लैचिंग होता है, इसको स्टार मार्क करके बाबू लिखो, है ना। द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। प्लीज इसको लिखो स्टार मार्क करके कि द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन द नर्व टेक्स प्लेस थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कब प्यास लग रहा है, कब आपको खाना खाने का भूख लग रहा है अंदर से, बॉडी टेम्परेचर हम लोग का फिक्स्ड है, उसको कौन मेंटेन हो रहा है, कितना मेंटेन हो रहा है, दिल जो धक-धकियाते रहता है, सर्केडियन रिदम है, ये सब कौन मेंटेन करता है बाबू, ये सब हाइपोथैलेमस काम करता है। ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। ये सब हम आपको बताए हुए, आपके लिए रिवीजन है। अब देखो हार्ट बीट क्या करता है, अपना हार्ट बीट क्या है, फलाना को देख किस तरह जो मेरा है ना दिल धक-धकियाने लगता है। धक-धकियाता कुछ नहीं है, हार्ट जो आवाज करता है उसका नाम है लब डब लब डब। हमको आपको बोलने नहीं आता, हम लोग बोले धक 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 धक, बाहर बलाए लोग, उसको कहते लब डब आवाज निकालता है। तो अगर साउंड आवाज, हार्ट कैसा आवाज निकालता है, लब डब। ठीक है, हार्ट बीट, डाइजेशन, छींक आ गया, आप गैलॉप करके खाना को, ये सब कौन रेगुलेट करता है, दीज आर द इनवॉलंटरी फंक्शंस। ये सब इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं और दिस इनवॉलंटरी फंक्शंस इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा। ये दोनों स्टार मार्क करके लिख लोगे, अगर इसको याद कर लिए इस क्वेश्चन के थ्रू, जितना हम बताए हैं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनवॉलंटरी फंक्शंस मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, बाकी कभी बाद में। Phytophytes are the plants which are adapted to the arid or semi-arid environment, जैसे कि इकैकिया। ठीक है, जो प्लांट मरुस्थलीय ऐसा स्ट्रक्चर में जहां पे पानी कम है वहां पर एडॉप्ट करते हैं, उसको फ्रिटोफाइट्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम तुम लोग शिकायत नहीं कर सकते हो।
रिसेंटली अ बेबी, ये करंट अफेयर्स में था इसलिए पूछ लिए। रिसेंटली अ बेबी विद अ 3 पार्ट पेरेंट्स हैज़ बीन बॉर्न इन द यूके। इसके लिए इस्तेमाल की गई तकनीक और प्रक्रिया क्या है? पिछले एग्जाम में आपसे पूछा है इसलिए इसको हम लोग पूछे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट हुआ है। देखो, एक पुरुष है और एक महिला है, दोनों ने अपना स्पर्म और ओवम दिया, एक बच्चा का निर्माण हो रहा है, मतलब एक सेल और इम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको तुम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, इस माइटोकॉन्ड्रिया का निकाल दिए और जो डोनर है इसके माइटोकॉन्ड्रिया को डाल दिए, तो वो आपका यूके में प्रयास किया गया है। तो करंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, इसलिए इसको हम लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके बाबू लिखो, है ना, आज ना कल आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एनसीईआरटी से सीधा पिकअप क्वेश्चन है। अ पेशेंट्स एब्डोमेन और एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन। देखो, जो भी अगर मानते हैं कि तुम इंडोस्कोपी करा रहे हो, अगर मानते हैं कि किसी को बाउल मूवमेंट का प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट समझते हो ना, आपका स्टूल पास अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर आपका पेट में गर्ड बन रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, तो उसको इंडोस्कोपी किया जाता है। इंडोस्कोपी मतलब आपके एक पाइप को डाल दिया जाता है आपके मुंह के अंदर से, और उसमें कैमरा लगा होता है, वो डिफरेंट फोटो लेता है कि पेट में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं एब्रेशंस तो नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं एब्रेशंस तो नहीं है, तो वो सब चेक करता है, उसको एंडोस्कोपी बोलते हो। तो वहाँ पर आपके पहले मुंह में डालने से पहले, पाइप डालने से पहले, मेरा हुआ है इसलिए हमको पता है, ठीक है, तो भगवान न करे तुम लोग को बहुत वो चोकिंग होता है, ठीक है, तो चाय वाय कम पीना, है ना, सुबह में कुछ जाकर नाश्ता जरूर कर लिया करो। तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आदत हो जाती है कि हम लोग 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप चाय पी रहे हैं, 6 बजे से 7 बजे से जगे हुए हो, बॉडी को पुश कर रहे हो, सीधा 2 बजे खाना खाए, पूरा पेट में एकदम जलन ऐसा होने लगेगा, तो इंडोस्कोपी होता है और बड़ा कष्टदायक है। तो पहले तुम्हारे चेहरे मुंह के अंदर सॉल्ट डालता है, वो सॉल्ट होता है बेरियम सल्फेट। क्योंकि देखो, जब सॉल्ट डालेगा ना, तो वो सॉल्ट कैमरा को क्या लेना है? फोटो लेना है। अगर तुम मिरर से फोटो लोगे तो आएगा नहीं? आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट पास कर जाएगा। फोटो लेने के लिए तुमको ओपेक चीज का होना जरूरी है, तभी जाकर तुम्हारा फोटो का निर्माण होता है। तो जो बेरियम साल्ट होता है वो ओपेक होता है। दूसरी बात यह है कि कैमरा के साथ इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। अगर मानते हो कि तुमने ब्लू जींस पहना है और यहाँ पर लाल शर्ट पहन लो, अच्छा लगेगा? ब्लू जींस पहने हो तो क्या पहनोगे? व्हाइट शर्ट पहनोगे, तब अच्छा लगेगा। अगर मानते हैं खाकी कलर का चीनो पहने हो तो कैसा शर्ट पहनोगे? या व्हाइट पहनोगे या ब्लैक पहनोगे, तब अच्छा लगेगा, है ना। तो कंट्रास्ट अच्छा क्रिएट करता है। तो बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट अच्छा क्रिएट करता है और ओपेकनेस प्रदान करता है किसको? लाइट को। जैसे कि एक्सरे, अगर मानते हैं एक्सरे भी करना है तो आप बेरियम सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फोटो लेना है तो आप बेरियम सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो बेरियम सल्फेट इसका करेक्ट उत्तर है बाबू, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस इन एवरीडे लाइफ है। 12वां क्वेश्चन जो हम लोग फ्रेम किए हैं, बस तुमको ये पता करने के लिए किए हैं कि तुमको थोड़ा बहुत भी जानकारी है कि नहीं। अगर बटर में जो खटापन हो जाता है उसमें ब्यूटाइरिक एसिड में रैंसिड ब्यूटाइरिक एसिड होता है बटर में, और वही रैंसिड हो जाता है जो तुम्हारा एसिडिटी प्रदान करता है। अगर तुमको केवल पहला पता है तो करेक्ट आंसर पे पहुंच गए, बाकी तुमको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो तुम आसानी से पहुंच सकते थे। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार मार्क करके लिखोगे, क्योंकि कैल्सिनेशन, फ्लोटेशन, स्मेल्टिंग और रोस्टिंग पर क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि बीपीएससी का हाल फिलहाल में जितने एग्जाम्स हुए हैं, तो हम लोगों ने पाया है कि बीपीएससी का एक फेवरेट एरिया है, और चूंकि फेवरेट एरिया है तो हमारा और आपका नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग इसको अच्छे से करके चले। देखो बाबू, कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है? कैल्सिनेशन में एयर चाहिए कि नहीं चाहिए? एयर नहीं चाहिए, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, रोस्टिंग में चाहिए। कैल्सिनेशन बेसिकली किस ओर के लिए होता है? कार्बोनेट ओर के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैल्सिनेशन में सी है तो याद रखना कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होता है। रोस्टिंग बेसिकली जो होता है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। अगर सल्फाइड ओर को तुमको सेपरेट करना है तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको तुम कहते हो फ्रोथ फ्लोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको जरूर ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 है। द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ओर विद द कार्बन एट अ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द स्मेल्टिंग। जैसे कोई चीज़ को तुम एक्सट्रैक्ट करते हो हाई टेम्परेचर पे हीट करके, आयरन को, एल्यूमिनियम को, उसी को स्मेल्टिंग बोलते हो कि स्मेल्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, स्मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम हो रहा है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पेंट? ये साइंस इन एवरीडे लाइफ है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से बाबू पिक्ड है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। टर्पेंट, भाई अगर पेंट कर रहे हो तो थिनर तुमको डालना ही पड़ेगा। फिनॉल एंटी स्किनिंग एजेंट तुमको डालना ही पड़ेगा। ये एक्सीलरेटर नहीं डालना पड़ेगा, ये तो यार फ्लेम रिटार्डेंट, फ्लेम जो आग वगैरह होता है तो वहां पर इस्तेमाल होता है। थ्योरिया इज यूज्ड एज अ फ्लेम रिटार्डेंट रेजिन्स।
फ्लेम रिटार्डेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये नहीं होगा। टाइट पिगमेंट आपको इस्तेमाल करोगे तभी तो पिगमेंट तुमको डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, लाल देगा, हरा देगा, ग्रीन देगा, ब्लू देगा। तो थिनर को इस्तेमाल करोगे, स्किनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करोगे ताकि सिलन तिलन वगैरह से बच सको, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन हम इसके लिए नहीं हम लोगों ने फ्रेम किया कि तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाए, पर थोड़ा सा इससे आपको ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तुमको थोड़ा सा आइडिया देते। देखो, जो कंसेप्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो पॉलिंग्स ने दिया। और अगर पॉलिंग्स ने कब दिया है, एक किताब लिखता है पॉलिंग्स, देखो मेरे फ्लॉपी से निकल रहा है, हम याद आएगा तो बता देंगे। फ्लॉपी से देखो एकदम निकल गया, ध्यान में है। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, पॉलिंग एक किताब लिखता है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र करता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी हम जितना बता रहे हैं इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जरूरत तुमको नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जो नेगेटिव होगा उसको तुम कहते हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर रहेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होता है। तो तुम बोलोगे सर HCl के केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्यों नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमोनिया के केस में आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो, ऐसा होता है कि हम बोले कि पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा तभी डाइपोल क्रिएट होगा, तभी एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा जिसको तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाबू बोलते हो। कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने वाला है। तो देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के क्या है कि क्लोरीन का आकार बड़ा है। मानते हैं कि उदाहरण के तौर पर समझो कि इस पर 10 ग्राम चार्ज है, इस पर, और इस पर 10 ग्राम चार्ज है, तो ज़्यादा चार्ज किस पर होगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगा, क्योंकि 10 ग्राम इतना बड़ा मास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर 10 ग्राम इतना छोटा मास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगा। जब चार्ज डेंसिटी कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा भी तो बहुत कमजोर और ना के बराबर बनेगा। तो HCl में बनना तो चाहिए था, पर क्लोरीन का आकार बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी उसका बहुत कम हो जाएगा, और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हाइड्रोजन HCl हमेशा एग्जाम में अगर उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर पूछना है तो ये थोड़ा सा एक अलग केस बनता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि इस टेस्ट के माध्यम से आपको हम बता दें। रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो तो तुम देखो कि हम लोग फर्स्ट लॉ पर ही काम करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, D इज इक्वल टू DQ माइनस TW। तो क्या हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पता हो? नहीं पता हो यार। अगर मैकेनिकल इंजीनियर लोग यहाँ पर सुन रहा होगा तो वहाँ पर एक किताब है थर्मोडाइनेमिक्स पर, PK नाग, उसके बिना तो हम लोग पास ही नहीं कर सकते। अप्लाइड थर्मोडाइनेमिक्स, बेसिक थर्मोडाइनेमिक्स, PK नाग बहुत इंपॉर्टेंट किताब है थर्मल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर हम लोग जो फ्लूइड इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें तो हम लोग को एकदम PK नाग पढ़ना ही है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। PK नाग का फ्लूइड मैकेनिक्स का भी किताब आता है, PK नाग का थर्मोडाइनेमिक्स का भी किताब आता है। पूरे थर्मोडाइनेमिक्स पर बेस्ड है। कार्नोट साइकिल, ब्रेटन साइकिल, जितने भी साइकिल्स हैं उसी पर बेस्ड है बेसिकली। तो हम आपको इस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए नहीं दिए ताकि आपको ये पता हो कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या है। हम लोगों ने जान से फ्रेम किया कि आप क्वेश्चन को देख के घबरा जाए। जैसे देखो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। पता नहीं, हमको नहीं पता भाई। द फर्स्ट लॉ इज वनली। जैसे वनली आया हमारे दिमाग में ट्रिगर हो गया कि हम रुकेंगे। हीट एडेड टू द सिस्टम इज ऑलवेज एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हम रुकेंगे। द लॉ इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। हम बोलते हैं कि भाई ये जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम इसको काटते हैं पहले। तो अगर हम 3 को काट दिए तो ये चला गया, 3 को काट दिए तो ये चला गया, 3 को काट दिए तो ये चला गया। करेक्ट आंसर ओनली 1 and 4 है और यही इसका सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए दिए थे ताकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देख के डर जाएं। पहला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे आप घबरा जाएं कि हमको तो पता ही नहीं है भाई। उसके बाद 4 स्टेटमेंट है, पर इसमें कुछ नहीं। अगर आपने एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ के अगर आपने केवल टिक कर दिया होता तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच गए होते। क्या है आगे बताएंगे, पर ये क्वेश्चन का मकसद मात्र ये था कि आपको हम लोग एग्जाम में डरा दें, और जब आप एग्जाम में डरेंगे तो आप इसको क्वेश्चन को छोड़ देंगे। जबकि अगर एक लड़का कॉमन सेंस लगाएगा तो इसका आंसर निकाल देगा। आगे इस पर हम बताएंगे। 54 भर का सवाल है, एल्युमिनियम तो ये पता होगा ना भाई, बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट होता है। बस इसी से तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। बाकी डिटेल वीडियो ओर्स एंड मिनरल्स जाकर तुम लोग रिवाइज कर लेना। रेजोनेंस में हम पढ़ा रखे हैं ओर्स एंड मिनरल्स डिटेल्स में। देखो, ओर्स एंड मिनरल्स को स्टार मार करके रख लो। तुमसे पूछेगा कि कैलामाइट किसका है,
और पूछेगा, है ना, फिर वहाँ पे ढेचू ढेचू मत करके आना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप, मतलब चवन्नी भर का सवाल है यार। अगर तुमको एसीटोन में CO यहाँ पर दिख रहा है तो सिंपल सा तुमको कॉमन सेंस लग रहा हो कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और एसीटोन इसका करेक्ट आंसर है। चवन्नी भर का भी सवाल नहीं है, सिंपल सी बात है। बेंजीन में कहा तुमको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहाँ पे C2H5 इधर ही कवर हो जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इतना कॉमन सेंस तो छठा से तो में पढ़े हो, वहां से बन जाएगा तुम्हारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम देखो, ये सब स्टार मार के रख लो। इटाई इटाई, आउच आउच, ये सब पूछता है तुमसे। तो देखो 1954 के आसपास जापान, आपको पता है कि वहाँ पे समुद्री खाना लोग बहुत खाता है। जब समुद्री खाना लोग बहुत वहाँ पर खाता है तो हुआ क्या कि लोग मछली खा रहा है और मछली मरकरी से कंटामिनेटेड था। तो वहाँ पर एक शहर था मिनीमाटा सिटी जापान में है। तो वहाँ पर बहुत लोग मर जाता है मरकरी पॉइजनिंग के थ्रू, तो उसी पर नाम है मिनीमाटा डिजीज। अगर आपके पानी में, खान पान में मरकरी का अधिकता है तो मिनीमाटा डिजीज से आप ग्रसित हो सकते हैं। कैडमियम से बाबू क्या होता है? कैडमियम आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है, मिथेनोग्लोबिनेमिया करता है ना, मिथेनोग्लोबिनेमिया क्रिएट करता है, सॉरी नाइट्रेट करता है। कैडमियम क्या करता है आपको? इटाई इटाई, कैडमियम इज इटाई इटाई, आउच आउच। एंड दिस नाइट्रेट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथेनोग्लोबिनेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ग्लासेज इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर बाबू फ्लिंट ग्लास हो जाएगा। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी तुम बनाते हो तो उसमें क्या चाहिए? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर चश्मा बना रहे हो तो तुमको क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्क्रैच रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड ग्लास बनता है। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनते हैं वो फ्लिंट ग्लास से बनते हैं। पर ग्लास तो हम लोग बीकर को भी बनाते हैं, वेसल्स को भी बनाते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ जो होता है, इतना हम मान के चलते हैं कि आपको पता होगा, वो पायरेक्स ग्लास इस्तेमाल होता है। तो लेबोरेटरी में जितना भी इस्तेमाल होता है वो पायरेक्स ग्लास होता है। दिस क्वेश्चन हैज़ बिन cherry picked from the NCERT and you can expect such questions. Let an electric current of this flows through it. ये क्वेश्चन देने का मुख्य मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि भाई देखो, अगर कोई भी 2 अंक दिया रहे तो गुना भाग करने की कोशिश करना, अगर फार्मूला नहीं भी पता है। इसका फार्मूला है Q = I × T। अगर हमको नहीं भी पता है तो गुना भाग करने की कोशिश करो। जैसे मानते हैं कि 1.5 एम्पियर है तो हम 10 मिली सेकेंड है तो मानते हैं कि 10 मिली मतलब 10⁻³ होता है। हमको केवल इतना ही कर दें तो 10.5 को हटाओ तो ऐसे चला जाएगा। तो क्या हो गया? 0.015 कूलम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया। तो तुम बोलोगे कि आप तो बहुत आसानी से बोल दिए, तो आप इसको प्रयास करेंगे, है ना। आप इसको भाग देकर देखिए कि 1.5 है, तो अगर मानते हैं इसको 10 से भाग दिए और 10 × 10⁻³ है तो ऊपर चला गया, फिर ये 10 है तो नीचे आ गया, तो 150 भी हो रहा है। थोड़ा सा बेढंगा नंबर बन रहा है और यहाँ पे है भी नहीं। तो अगर कुछ नहीं भी पता रहे तो ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि अगर 2 अंक रहे तो गुना भाग किया करो। 10⁻³ कहाँ से आया बाबू? क्योंकि मिली सेकेंड है ना। तो मिली मतलब होता है 10⁻³ है ना, 1000 से भाग दोगे तुम। 10⁻³ मतलब होता है 1/1000 को ऐसे लिख लेते हो, 10⁻³ भी लिख लेते हो, है ना। तो इसको हम बोलना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को इसलिए दिए हैं कि अगर 2 अंक रहे तो एक बार गुना करके देख लेना या फिर भाग करके देख लेना। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुमको ये फॉर्मूला पता रहे, पर तुमको ये पता हो कि अगर 2 अंक है तो गुना या भाग करके एक बार कोशिश कर लेना, इसलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। होप आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो कि एक एक क्वेश्चन क्यों दिया गया है, उसका एक एक क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्यों दे रहे हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ द मास। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुमको गाली दिए होगे, ये देखिए बहुत खरखा इन लोग बन रहे हैं। भाई खरखा नहीं बन रहे हैं, बस हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन बीपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केलर्स एंड वेक्टर उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थीम है, वो पूछता है, आप रेडी कर लेना। बेसिकली इसमें हमको आपको ये बताना था कि पार्सेक क्या होता है और एंगस्ट्रम क्या होता है। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर स्लग है। डाइन किसका है? 10 डाइन का फोर्स लग रहा है, फोर्स का यूनिट है। एंगस्ट्रम क्या होता है? 10⁻10 मीटर = एंगस्ट्रम। इसका मतलब एंगस्ट्रम किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होगे, BCC लैटिस, FCC लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, सिंपल क्यूबिक, तो वहाँ पे हम लोग एंगस्ट्रम में डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि इतना एंगस्ट्रम के दूरी पर दूसरा चीज प्लेस्ड है, दूसरा एटम इतना एंगस्ट्रम पर प्लेस्ड है, तो लेंथ का यूनिट है, याद रखना। पार्सेक हमको बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। देखो पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस,
डिस्टेंस का यूनिट है पार्सेक। जैसे 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ये है कि हाउ जो भी स्पेस में तुम डिस्टेंस मेजर करते हो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसको लाइट ईयर में मेजर करते हो। लाइट का स्पीड कितना होता है? 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। इसी को मोटा मोटी हम लोग लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2.99 = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं पर एग्जैक्टली ये होता है। ये जाकर बाबू अगर ये क्वेश्चन गलत तुम लोग कर रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नाम से भी इसका तुम करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बाकी वीडियो भी तुम देख सकते थे। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन कि और बम ब्लास्ट हो जाए, जनरेट न्यूट्रॉन्स। वाह भाई, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। अगर तुम न्यूक्लियर रिएक्टर देखोगे तो बेसिकली या तो मॉडरेटर में तुम हेवी वाटर को इस्तेमाल करते हो जिसको तुम D2O कहते हो, या ग्रेफाइट रॉड्स का इस्तेमाल करते हो उसके स्पीड को स्लो करने के लिए। क्यों आप उसकी स्पीड को स्लो करते हैं? कि अगर न्यूट्रॉन्स का स्पीड ज़्यादा हो गया तो वो एटम बम बन जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा और जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जो आपका फिजन रिएक्शन हो रहा है, वो कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। तो उसके स्पीड को स्लो करने के लिए, ताकि एक प्रॉपर हीटिंग हो सके, प्रॉपर एक दूसरे को हिट कर सके और रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में चल सके, उसके लिए आप मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी आप इसका डिटेल जो है हमने बहुत इसको एक पूरा लेक्चर में आपको बताया है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ये भी इससे पूछा गया है क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट थीम है। देखो इसका करेक्ट आंसर वेबर हो जाएगा। अगर ये आपका कोई बाबू क्रॉस सेक्शन है, इसमें से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फ्लो कर रहा है, समझ लो ना। द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस विच इज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस दैट फ्लोज थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको तुम किससे मेजर करते हो? इसको तुम वेबर से मेजर करते हो। एम्पियर किसका यूनिट है? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, आई का यूनिट है, करंट का यूनिट है। टेस्ला किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है भाई? कितना ताकत है। मानते हैं कि मैग्नेट 100 यूनिट से आपको खींच रहा है और एक मैग्नेट आपको 1000 यूनिट से खींच रहा है, तो ये ज़्यादा ताकतवर है, आपका मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर पूछेगा तो इसका यूनिट है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2 का बाबू तुम हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि, छोड़ो हम बता देते हैं। जब अब तुमको ये बताओ कि एसी करंट को कौन डिस्कवर करता है? कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा है कि जो एसी करंट होता है इसको डिस्कवर कौन करता है, उसका करेक्ट नाम क्या है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो वीडियो देख के आगे बढ़ जाना, है ना। एक चीज़ हम बताना कहीं भूल गए तुमको ना। इफ अ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से बाबू क्वेश्चन पूछता है, इज 2 मीटर देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस। अगर लेंस से तुमको फॉर्मूला पढ़ना है तो मात्र एक ही फॉर्मूला याद रखना, पावर इज इक्वल टू 1/f। मतलब पावर जो होगा फोकल लेंथ का उल्टा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इसको तुम यूनिट का क्या होता है, पावर को कैसे मेजर करते हो बाबू? डायोप्टर से मेजर करते हो। तो फोकल लेंथ 1/2 दिया हुआ है, तो पावर कितना हो गया? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो ये भाई ये तो कट गया डायोप्टर, ये कट गया। अब नेगेटिव की पॉजिटिव फंसा दिए। इसके लिए तुमको पता होना चाहिए 2 चीज़। एक होता है बाबू कॉन्केव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, क्या नहीं है, ये सब नॉनसेंस चीज़ है। तुम जाकर देखना, तुम्हारा लाइट वाले में हम बहुत डिटेल में बता रखे हैं। तुमको बता रखे हैं कि जो कॉन्केव लेंस होगा ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। डिमिनिश्ड मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका इतना छोटा वो इमेज बना के दे देगा। कहीं भी तुम रखो, इधर दाहिने बाएं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं भी तुम रखोगे वो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। इस चीज़ को याद रखना। वो इमेज कैसा बनाएगा? अपराइट बनाएगा। वो इमेज कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। कन्वेक्स लेंस क्या बनाएगा? वो छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो इरेक्ट भी बनाएगा, अपराइट भी बनाएगा, वो रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो बूढ़ा लोग के बारे में तुम क्या देखते हो? बूढ़ा लोग को आदमी क्या बोलता है कि सठिया गया है चाचा, है ना। तो बूढ़ा लोग क्या होता है? हाइपर हो जाता है। हाइपर कौन होता है? फार लोग। फार मतलब हम ऐसे याद रखें, तुम अपना देख लेना कैसे याद रखोगे। जो जीवन के फार स्टेज में है तो बूढ़ा लोग हाइपर हो जाता है ना। आदमी बोलता है कि चाचा एकदम लहक जाते हैं, है ना। उनको छेड़ दिया, क्या चाचा शादी करिएगा,
बोला बुढ़ापा में शादी होगा, भड़क गए, मतलब उनको पिनका दिया, तो बूढ़ा लोग हाइपर हो जाता है। तो हाइपर अपनी लाइफ के फार स्टेज में होता है। तुम बूढ़ा लोग को बाबू देखना कि अखबार वगैरह को एकदम आँख के करीब लाकर पढ़ेगा, उनको नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखता है। उनको जो नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखता है, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मैग्नीफाई करना है, छोटा अक्षर को बड़ा दिखाना है। तो कॉन्केव लेंस इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं क्योंकि तो कहीं भी रखोगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। पर अगर ऑब्जेक्ट का तुम लोकेशन दूर करोगे और नजदीक करोगे तो मैग्नीफाई कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है। तो जितना भी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो जो बूढ़ों लोग का जो चश्मा होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। हम आप क्या हैं, जवान हैं, तो हम लोगों को कौन सा लगेगा, बूढ़ों लोग का उल्टा लगेगा। तो बूढ़ों लोग का उल्टा क्या हो गया, कॉन्केव लेंस। अब अपने दोस्त यार से पूछना कि तुम्हारा पावर कितना है, तो बोलेगा -2 है, -3 है। तो हम लोगों को नेगेटिव पावर लगता है, हम लोगों को, जवान लोगों को कनकेव लेंस लगता है। मुख्य रूप से जनरली हम बोल रहे हैं भाई। तो हम लोगों को कौन रोग है, नियर साइटेडनेस है। इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं, हमारा टाइम का कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसका बाबू करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस है तो -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मुख्य मकसद क्या है, तुमको ये चीज रिवाइज कराना हमको कि भाई इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। हम लोग का मुख्य मकसद यही है कि हम तुमको ये कराना चाहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया बताओ कमेंट सेक्शन में, कि पॉलिज ने किया, कि रदरफोर्ड ने किया, कि आइंस्टीन ने किया, कि लेवोजियर ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने किया। तो 26 का करेक्ट आंसर बाबू क्या है, बी है। अभी हम लोग देख लेते हैं। अगर तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो है 9.1 × 10⁻31 kg, ये पता होना चाहिए। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 × 10⁻27 kg। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कम है। हम बोल रहे हैं कि एक पोटेंशियल से तुमने दो चीज़ को एक्सिलरेट किया। पोटेंशियल मतलब मान लो कि ये एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर एक हीटर लगा हुआ है, एनर्जी दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को तुम इससे एक्सिलरेट किए और एक प्रोटॉन को तुम यहाँ से ऐसे एक्सिलरेट किए। तो भैया अगर तुमने सेम ऊर्जा दिया, मान के चलो, है ना, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं तुम लोग ऐसे मान के चलो, बाकी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं आप लोग समझिए कि एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तुमने सेम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दिया, तुमने सेम ऊर्जा प्रोटॉन को दिया। तो मतलब दोनों के पास ऊर्जा सेम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम सिंपल सा, हम ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12m × v² ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 12m × मास × वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाफ तुम काट दो, वेलोसिटी ही तो तुमसे पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। हम बोल रहे हैं कि भैया मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है, कम है। तो मानते हैं कि ये है 10 और इसको भी होना है 10। तो ये हो रहा है, एक हो रहा है कि सर 2 × 5 कर लीजिए, और एक जो कह रहा है सर 10 × 1 भी हो सकता है। तो भाई हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिसका मास ये वाला कम है उसका ये वाला ज़्यादा रहेगा, दाहिनी तरफ वाला। जिसका ये ज़्यादा है उसका दाहिनी तरफ वाला कम होगा, है ना, तभी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। हम बोले कि सर मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम है तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो इसमें वही तो पूछे, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हायर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में आया है, एकदम जरूरी नहीं है, बस तुमको हम ये रिवाइज करना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है और इसके खोजकर्ता कौन है, बस ये बताना चाहते थे। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कोई भी जरूरी नहीं है, इसको तुम निगलेक्ट कर सकते हो। बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तुम लोग को डराने के लिए दिए हैं, कॉमन सेंस यूज करने के लिए दिया गया है। अब तुमको लेंस लॉ वगैरह लेके चलेगा, अब तुम्हारा हाथ पाँव फूलना स्टार्ट कि बाप रे बाप लेंस लॉ क्या होता है। अरे कुछ नहीं है, कह रहा है कि अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी सच दैट। भाई तुम जिस अवस्था में हो तुम उसी अवस्था में रहना चाहते हो ना, कि तुम चेंज करना चाहते हो, नहीं चाहते हो। कोई भी आदमी जीवन में स्टेबिलिटी चाहता है। रूम चेंज करना होता है अपने घर से ना, तो आदमी को माथा पीटने लगता है। इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रूम। करेक्ट आंसर तुमको नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज अपने अंदर के स्टेट को चेंज करने से रोक रहा होगा। इट एड्स द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रूम। कोई भी चीज उसको एड नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब नॉनसेंस चीज है। इसका करेक्ट आंसर 27 में ये है। हम कॉमन सेंस लगाने के लिए इसको फ्रेम किया गया है कि भाई इतना तुम लगा लो
कि क्या होगा, उसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा, बस। नहीं तो तुम इसको फिर क्वेश्चन को तुम छोड़ सकते हो, तुम है ना, जो छोड़ सकते हो, पर बेसिकली इसके लिए दिया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको तुम एकदम स्टार मार्क करके लिख लो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, क्यों दिया गया है, हम पहला देखें, हमको नहीं समझ में आया। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज डिटरमाइंड बाय द परमिटिविटी एंड परमिटिविटी, हमको नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन कैरी द मोमेंटम बट नॉट एनर्जी, बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि एनर्जी, मोमेंटम तो कैरी करेगा पर एनर्जी नहीं कैरी करेगा। थोड़ा सा हम इस पर सोचेंगे। रेडियो वेव्स हैव द शॉर्टर वेवलेंथ दैट द विजुअल लाइट, ये तो हमको पक्का पता है कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई हम तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बड़ा होता है ना, और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज का होता है। इसका उल्टा होता है कि गामा रेज के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, और रेडियो वेव्स के पास एनर्जी कम होगा। तो भाई हमको इतना तो, अगर बच्चा भी हम छठा सतवा में पढ़े तो हमको पता है कि चौथा स्टेटमेंट गलत है। जैसे चौथा स्टेटमेंट बाबू हमने काटा, हम 50-50 पर चले गए, और इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया गया है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप 50-50 करें और फिर आप उसको गेस लें, है ना। तो इसी तरह से आपका गेसिंग एबिलिटी बढ़ेगा। सॉरी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे है, तो भाई सेकंड तो होना ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब पहला और तीसरा पर देखना है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहला चीज आदमी पढ़ाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल आता है और बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर तुमको ये भी पता है तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 पे है। अगर तुमको 1 नहीं भी पता है तो ये तुम स्टेटमेंट देखो, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन कैरी द मोमेंटम बट नॉट एनर्जी, बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो तुम 3 काट के ऐसे भी निकाल सकते थे, पर तुमको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक भी पता है तो तुम यहाँ से निकाल सकते थे। देखो 2-3 चीज़ और है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो हमारे जहन में क्वेश्चन पहला आना चाहिए, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होता है। जो भी चीज एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक कंडक्टिंग वायर है, अगर उस कंडक्टिंग वायर में अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सिलरेट कर दिया, मूव कर दिया, तो वो आपको रेडियो वेव्स देता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड थे, इनका सारा शोध मैक्सवेल का इसी पर रहा है, और यही कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपस में परस्पर रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में। तो इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स। तो जो मैकेनिकल अभियंता लोग हैं, तुम लोग को तो पता होगा, बाकी लोग को बता देते हैं। देखो जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो होता है, बेसिकली एक इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो थर्मल इंजीनियरिंग वगैरह में, थर्मल अगर मास्टर्स करोगे, एमटेक वगैरह करोगे तो तुम्हें थर्मल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हीट ट्रांसफर पे आदमी पढ़ता है। तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम बाद में तुम देखना, अगर ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में बी है, मतलब तुम समझने के लिए मानो कि ए बराबर बी है और ए बराबर सी है, इसका मतलब कि ए बराबर बी है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी बराबर सी है। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स कहता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इससे डील करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है। अगर उसका कायदे से फॉर्मूला तुम देखोगे तो डी बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है। मतलब कि अगर ये कोई एक सिस्टम है, इसमें से 10 जूल एनर्जी आया और इसने 5 जूल एनर्जी खपत किया, तो जो 5 जूल एनर्जी बचा वो इंटरनल एनर्जी के रूप में बन जाएगा। यही होता है दिनचर्या में कि भाई महीना में तुमको 1000 रुपया आया, तुम्हारा खर्चा 900 रुपया है, तो जो 100 रुपया बचा तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बच गया, तुम्हारा सेविंग बच गया। यही तुम्हारा है फर्स्ट ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स। हम लोग को उससे संबंधित डिटेल में भी देखेंगे, पर एक चीज़ और देखो, जीरोथ लॉ तुमको बता दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स जो है इट डील्स विद द थर्मल इक्विलिब्रियम। याद रखना, थर्मल हीट ट्रांसफर और थर्मल इक्विलिब्रियम से डील करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, पहला जीरोथ लॉ तुमको बता दिए, थर्मल ट्रांसफर से डील करता है। करेक्ट टर्म होगा, नहीं तो इंजीनियर वाला सब भला करने लगेगा। थर्मल ट्रांसफर से डील करता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है वो ये कहता है कि गर्म चीज से, हॉट बॉडी से तुम कोल्ड बॉडी में एनर्जी को और हीट को ट्रांसफर कर सकते हो। चाय गर्म है तो ठंडा हो सकता है, पर ठंडा चाय गर्म अपने आप में नहीं हो जाएगा।
गर्म चाय ठंडा कैसे हुआ? अपने आप हो गया। पर ठंडा चाय गर्म अपने आप नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप हीटर बोलते हैं या ऊर्जा बोलते हैं। इसी को बाबू तुम कहते हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। फिर बाद में सेकेंड लॉ का क्लॉसेस इनइक्वालिटी वगैरह आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समराइज कर रहे हैं। जीरोथ लॉ क्या कह रहा है? A is in thermal equilibrium with B, A is in thermal equilibrium with the C, then B is in thermal equilibrium with C. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है? थर्मल हीट ट्रांसफर से डील करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है कि भैया एक ठंडा बॉडी से गर्म बॉडी की ट्रांसफर कर तो सकते हो, उसके लिए तुमको एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब देखो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अ रेफ्रिजरेटर कूलिंग द फूड आइटम। भाई रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है? थर्मल ट्रांसफर ही तो कर रहा है। गर्म पदार्थ को क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है। मतलब थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल से याद रखना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट ही ट्रांसफर तो कर रहा है। गर्म खाना से हीट निकाल के ठंडा खाना की तरफ ढकेल रहा है। अ कार एक्सिलरेटिंग ऑन द हाईवे। भाई अगर तुम कार को एक्सिलरेट कर रहे हो हाईवे में, तो बेसिकली यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर एनर्जी का प्रारूप बदल रहा है, थर्मल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसमें तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द रोटेशन एनर्जी। एनर्जी का रूप बदल रहा है, थर्मल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। थर्मल मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अ लाइट बल्ब एमिटिंग द लाइट, इसमें तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पर थर्मल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आगरा है। मैं मानता हूं कि ये कठिन क्वेश्चन है, पर बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग यूजुअली क्वेश्चन अगर कठिन पूछना है तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो पूछ सकता है, जो आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं कवर करता है। तो हमारा मकसद था कि आपको जीरोथ लॉ बता दें, आपको फर्स्ट लॉ बता दें और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप इस पोजीशन में रहें कि उस क्वेश्चन को आंसर कर दे। बाकी आप इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। जितना जरूरत था हमने आपको बता दिया है, ठीक है। स्टार मार्क करके लिखो। प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्रेशर कुकर पे हमने एक वीडियो बना दिया है रेजोनेंस में, जाकर देख लेना। रेजोनेंस वाले तुम लोग सही कर दिए होगे। देखो हम बता के रखें तुमको, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर तुम कुकर का लीड ढक दिए हो तो आदमी बोलता है कि प्रेशर रिलीज कर दो। जब सीटी मारता है तो क्या बोलता है? प्रेशर रिलीज हो गया। तो भाई कुकर तुम बढ़ा दिए तो इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब कि जो चीज़ 100 डिग्री पर कुक हो रहा था अब वो 120 डिग्री पर कुक हो रहा है। जब 120 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो आपको ज़्यादा ऊर्जा सप्लाई करना पड़ रहा होगा। जब आप ज़्यादा ऊर्जा सप्लाई कर रहे होंगे, जब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम बढ़ा दिए ना, 100 से 120 हो गया। जब 100 से 120 तुम्हारा क्यों बढ़ा? क्योंकि तुमने उसको ढक दिया, लीड लगा दिया। जब लीड लगा दिया तो प्रेशर बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो खाना क्या होगा? इट रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ज़्यादा तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कम टाइम में, और जब कम टाइम में हीट सप्लाई जल्दी कर रहे हो तो तुम्हारा खाना जल्दी कुक हो रहा है। हम इतना समय में इतना ही बता सकते हैं। समय का बाबू पाबंदी है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर किए हैं, वहाँ पर जाकर देख लेना। Who repeatedly characterized the emerging Indian national leadership as representing only an infinitesimal section of the people and being a microscopic minority? इस क्वेश्चन को तुम स्टार मार्क करके रखोगे, आज ना कल तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। करेक्ट आंसर इसका लॉर्ड डफरिन है। डफरिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डफरिन का तुम टेनियर देखोगे ना तो 1884 से लेकर 1888 तक उसका टेनियर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बाबू कब बना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। कहां बना 28 दिसंबर 1885 को? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 85 में बन रहा है तो इसके टेनियर में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा था तो वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के बारे में एक और क्वेश्चन ये बनता है कि लॉर्ड डफरिन के समय में ही आपको बर्मा का इन्वेजन ये आदमी अलाउ किया था। इससे ज़्यादा फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बर्मा इन्वेजन का परमिशन किसने दिया, तो लॉर्ड डफरिन ने दिया था। अब देखो कुछ थ्योरीज हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। सेफ्टी वॉल थ्योरी को किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दिया था? राजनी आरपी दत्त ने दिया था।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होता है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था ताकि जो पॉपुलर अपराइजिंग हो रहा था, जैसे कि 57 की क्रांति हो गई थी, तो उसको वेंट करने के लिए जगह मिल जाए उस पॉपुलर अपराइजिंग को दबाने के लिए। तो अगर कॉन्स्पिरेसी मैच द फॉलोइंग में पूछ रहे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दिया, तो आरपी दत्त ने दिया। लाइटनिंग कंडक्टर किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है? इनका ये कहना था कि एओ ह्यूम इसलिए कांग्रेस बनाता है बिकॉज अर्ली लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग रॉड, एक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं राष्ट्र, है ना, कैटलिस्ट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को कहा जाता है। और गांधी जी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल थ्योरी लाजपत राय, आरपी दत्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की पॉपुलर अपराइजिंग को दबाने के लिए, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं कि एओ ह्यूम इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाता है बिकॉज द अर्ली लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग द नेशनल फोर्स और नेशनल लीडर्स टुगेदर। ये पता होना चाहिए। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है वो फर्स्ट कहाँ होती है? बॉम्बे में हो रहा है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? WC बनर्जी। सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी, कहाँ पर? कैलकाटा में। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है और फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला सेशन कहाँ पे हो रहा है? मद्रास की इलाहाबाद, देखो फ्लॉपी से निकल रहा है। फोर्थ इलाहाबाद, हाँ तो मद्रास, तो मद्रास में हो रहा है। और कौन इसको हिट कर रहे हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी जो है ना फर्स्ट मुस्लिम हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। फोर्थ वाला इलाहाबाद में हो रहा है, जो आज का प्रयागराज है। और यहाँ पर जो बैठक हो रही, उस समय का यूल कंपनी का बहुत बड़ा मालिक था, जो इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर था, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज यूल। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहला फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट कौन हुआ, तो जॉर्ज यूल हुए। पहला मुसलमान प्रेसिडेंट कौन हुआ, तो बदरुद्दीन तैयब जी हुए। थर्ड सेशन एंड फोर्थ सेशन। इसमें क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ वाज इनॉग्रेटेड बाय गांधी जी अलोंग विथ, स्टार मार्क करके लिखो, गांधी जी 6 फरवरी 1921 को एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। देखो यार, इस पे बिहार स्पेशल का एक मॉड्यूल कोर्स भी है और हम रेजोनेंस में है, जरूर उसको कर लेना। जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो 2-3 साल पुराना वीडियो है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो यूजलेस वीडियो है, पर पुराना हो चुका है, नया वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है, तो वहाँ से देख सकते हो। 400-500 रुपये में मिलता है, मन है तो लेना, नहीं तो फिर अपने से अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, है ना। बाकी अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो यूट्यूब वाला जो वीडियो है एटलीस्ट उसको जरूर सुन लेना, इतना जरूर करना। बिहार विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 6 फरवरी 1921 को। गांधी जी कस्तूरबा जी के साथ मिलकर, कस्तूरबा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली के साथ मिलकर 6 फरवरी 1921 को पटना में नींव रखते हैं, बिहार विद्यापीठ का, यूनिवर्सिटी का नींव रखते हैं। उस समय 62,000 रुपया डोनेट करते हैं गांधी जी। 62,000 कहाँ से डोनेट करते हैं? झरिया में घूम रहे थे तो झरिया के लोगों ने डोनेट किया था, उसी पैसा से विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और जब बाबू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो उसका स्थापना में कुलाधिपति किसको बनाते हैं? चांसलर मौलाना मजहरुल हक। वाइस चांसलर किसको बनाएंगे? ब्रजकिशोर प्रसाद। रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल किसको बनाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। टीचर कौन बनेंगे? अनुग्रह बाबू। अनुग्रह बाबू को क्या बोलते हैं? बिहार विभूति। बिहार विभूति और क्या है? फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ द बिहार है, फर्स्ट डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्हीं के बेटा क्या हुए? छोटे साहब, जिसको तुम सत्येंद्र बाबू बोलते हो, सत्येंद्र नारायण सिंह बोलते हो। इन्हीं का बेटा कौन है? निखिल कुमार, जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे और केरल और नागालैंड के राज्यपाल थे और औरंगाबाद के सांसद भी रहे हैं। और निखिल कुमार का ही जो है साला है, उसका नाम है नंदकिशोर सिंह, NK सिंह, जो 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष था। 62,000 रुपये डोनेट करते हैं। 6 फरवरी 1921 को उसकी स्थापना होती है। देखो, बिहार का अभी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, मुख्यमंत्री कुछ यूनिवर्सिटी को कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री उसका हेड है ही नहीं, उसका कुलाधिपति जो वाइस चांसलर होता है उसको तुम क्या बोलते हो? कुलपति। कुलपति किसको रिपोर्ट करता है? कुलाधिपति को करता है। कुलाधिपति कौन होता है? गवर्नर। तो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट कौन करता है? राज्यपाल करता है। कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति करता है। सारे कुलपतियों का अधिपति है कुलाधिपति, गवर्नर। तो गवर्नर को ही पावर है कुलपतियों को नियुक्त करने का।
ठीक है, चलो बाबू। In the early days of the non-cooperation movement, Mazharul Haq played an important part in our great movement and was one of its chosen leader. It is right that we honor his memory and pay our। ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है। जब मौलाना मजहरुल हक का देहांत होता है तो इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखना। डायरेक्ट कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मजहरुल हक के बारे में हम और तुमको कितना बताया, इस पर एक हम तुमको वीडियो भी लिए हुए हैं। मजहरुल हक का गाँव जन्म कहाँ हुआ है? बरहमपुर बहपुरा मनेर के पास है। बहुत राजा आदमी है, बहपुरा भी कहता है और इसी को ब्रह्मपुर भी बोलता है, तो घबराना मत, मनेर के पास है। ये जिस मकान में रहते थे उसका नाम था सिकंदर मंजिल। और बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ने लंदन जाते हैं। इनको देशभूषण भी कहा जाता है और बड़ा फक्कड़ टाइप के आदमी थे यार। इनको देशभूषण भी कहा जाता है, इनको फ़कीर भी कहा जाता है। राजा थे पर फ़कीर की तरह रहते थे। जो इनके दरवाजे गया आज तक खाली नहीं आया, फ़कीर भी इनको कहते हैं। ये मदरलैंड नामक पत्रिका स्टार्ट करते हैं सदाकत आश्रम से। देखो समय कम है, नहीं तो हम इस पर और डिटेल पे लेते। मदरलैंड पत्रिका स्टार्ट करते हैं सदाकत आश्रम से। कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना कि इस तरह का अगर चीज़ तुम लोग को हेल्पफुल रहेगा तो हम लोग 1500 क्वेश्चन तुम लोग को इस तरह से करा देंगे, डिटेल में डिस्कस कर देंगे। मौलाना मजहरुल हक के बारे में याद रखना कि चंपारण मूवमेंट जब चल रहा था तो गांधी जी के साथ ये भी शख्स मौजूद था और गांधी जी का परम मित्र थे। चंपारण मूवमेंट में इनको 3 महीने का जेल रखा गया था। 3 मंथ इनको जेल में रखा गया चंपारण मूवमेंट में। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो बनाने की स्थिति में रहना। नेक्स्ट इज हरिजन सेवक संघ वॉज फॉर्म्ड इन द इमीडिएट बैकड्रॉप ऑफ विच मेजर इवेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको फ्रेम किया गया है। पहला तो तुमको पता होना चाहिए हरिजन सेवक संघ क्या हुआ। जो तर्कस किताब है यार, उसमें हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। देखो अगर तुम हमसे पूछोगे कि एक किताब जो तुमको लेना चाहिए, जो तर्कस PYQ है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। BPSC जितना एग्जाम कंडक्ट किया है, वेदर इट इज CC, सैनिटरी मैनेजमेंट, हेड मास्टर, जो भी UPSC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब चीज़ हम लोगों ने इस किताब में डाल दिया है। ये किताब तुमको करना ही करना है, कोई विकल्प नहीं है। तुमको ये कहाँ पे मिल जाएगा? हम लोग के वेबसाइट पे मिल जाएगा। नहीं तो अगर दिक्कत होगा तो 72 918 77 972 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तुमको ये किताब लेना है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह का तुमको सवाल NCERT बेस्ड है, इसी तरह का सवाल एक हम लोगों ने बनाया है। मैक्रो हिल नाम का एक किताब आता है, जो नए लोग हैं उनको लिए बता दे रहे हैं भाई। मैक्रो हिल नाम का किताब आता है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। मैक्रो हिल वही किताब है जो लक्ष्मीकांत छापता है, माजिद हुसैन छापता है, रमेश सिंह छापता है। वो BPSC का भी किताब निकला है। उसमें सारा क्वेश्चन NCERT से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम पर हैं। जो नए लोग हैं इस किताब के भी सवाल को जरूर बनाना। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व 6000 क्वेश्चन 7000 क्वेश्चन। वो दरोगा में ठीक है, SSC में ठीक है, पर BPSC के फील्ड में जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है वहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। ये किताब नॉन निगोशिएबल है बाबू, आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। कोई किताब जो भी आपका मार्केट में अवेलेबल है वो केवल BPSC जो CCE का क्वेश्चन है केवल उसी को लिया हुआ है। पर BPSC बहुत एग्जाम कंडक्ट करता है, जुडिशरी का, असिस्टेंट इंजीनियर का, जितना एग्जाम कंडक्ट करता है उसको हम लोगों ने क्लब किया है। तो इस क्वेश्चन को करना, वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को लिख रखा है। फिर भी तुमको हम बता देते हैं कि जो हरिजन सेवक संघ है, हुआ क्या कि ये आदमी है जिसका नाम है मैकडोनल्ड रैमसे। ये क्या करता है कि ये बोलता है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। किसको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे? दलित को देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार मुसलमान को मिल चुका है। कब मिला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा चुका है। अब ये बोल रहा है कि हम दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गांधी जी बोलते हैं कि किस ग्राउंड पर तुम दोगे? तो बोलता है कि एक लोथियन कमेटी हम बनाए हैं, लोथियन कमेटी रिकमेंड कर रहा है कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत पिछड़े हैं, ये बहुत बैक हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि लोथियन कमेटी किससे संबंधित है तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो। इसी लोथियन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर रैमसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था वो कहता है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गांधी जी को समझ में आ जाता है कि पहले मुसलमानों को तोड़ा, अब दलित को तोड़ रहा है। अगर स्वतंत्रता संग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अगर वो पीछे हट जाएगा और हम आपस में समाज के रूप में खंडित हो जाएंगे तो ब्रिटिशर सक्सेसफुल हो जाएगा। अरे हम आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद जो दलित भाई बंधु हमसे पीछे रखें उनको हम इमेंसिपेट करेंगे। और हम लोगों ने किया भी रिजर्वेशंस देकर। तो गांधी जी इस चीज़ को भांप लेते हैं कि ये इनका चाल है अंग्रेजों का, और धरना पर बैठ जाते हैं। और जब यरावदा जेल में गांधी जी होते हैं तो वहाँ पर एक किताब लिखते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। याद रखना, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन गांधी जी कहाँ से लिख रहे हैं? यरावदा जेल से लिखते हैं।
और गांधी जी धरना पर बैठ जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम नहीं लेने देंगे। तो ये बात अंबेडकर को लोग बोलता है कि अगर गांधी जी धरना पर बैठ गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, आमरण अनशन पर हैं, अगर गांधी जी मर गए तो ये कलंक तुम्हारे माथे पर आ जाएगा अंबेडकर, और जब कलंक तुम्हारे माथे पर आ जाएगा तो तुम सोच लो कि दलितों पर कितना अत्याचार होगा, तुम पर कितना अत्याचार होगा, क्योंकि तुम अकेला मसीहा नहीं हो दलितों का, जगजीवन राम भी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो दलित नेता हैं और वो गांधी के साथ हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जीत पर मत अड़ो। गांधी जी बोलते हैं कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट पे तुमको x नंबर ऑफ सीट दे रहा है तो हम 100 सीट बढ़ा के x+100 दे रहे हैं, पर सेपरेट इलेक्टोरेट पे मत तैयार हो क्योंकि समाज खंडित हो जाएगा। गांधी सही भी थे। तो 24 सितंबर 1932 को यरावदा जेल में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट। और इसी अवार्ड जो मैकडोनल्ड देता है इसको कॉम्युनल अवार्ड कहते हो। तो कॉम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और पूना पैक्ट होता है ना, वहाँ पर पूना में लोग पैक्ट करते हैं रावता जेल में। तो पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी अपना आमरण अनशन कब तोड़ते हैं? 26 सितंबर 1932 को। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी मरने पर आ गए थे और टैगोर को इंटरवीन करना पड़ा। टैगोर के रिक्वेस्ट करने पे आमरण अनशन गांधी जी छोड़ते हैं 26 सितंबर 1932 को, और दलितों के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भयंकर सीट बढ़ा देते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के लिए खत्म होता है। और वो बहुत सही स्टेप था गांधी जी का, याद रखना। तो हरिजन सेवक संघ को तुम कैसे कर सकते थे? इतना तो तुमको पता है कि हरिजन सेवक संघ 1932 में बना है। जो दिल्ली में रहते हो, जब तुम किंग्सवे कैंप, जो मुखर्जी नगर तुम निकलते हो तो वहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो है गुरु तेग बहादुर मेट्रो है, तो वहाँ से अगर तुम संत नगर की तरफ बढ़ोगे, वजीराबाद की तरफ बढ़ोगे ना, तो वहाँ पर एक किंग्सवे कैंप आएगा। तो किंग्सवे कैंप के पास ही हरिजन सेवक संघ वहाँ पे लिखा रहेगा, तुम देखना एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है कि फाउंडेड बाय गांधी जी इन 1932। तो हरिजन सेवक संघ गांधी जी वहीं पर बनाते हैं और बहुत दिन गांधी जी रहते भी हैं और वहीं पर गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संगमति दिए भगवान। तो 1932 में होता है। और अगर पूना पैक्ट तुमको ये पता था कि 1932 में होता है, वेभल प्लान तो बहुत बाद में होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले हो रहा है, तो यहाँ से तुम करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते थे। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी हरिजन सेवक संघ बनाते हैं। बिहार सोलर पैलेस पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2017। द पिक्चर ऑफ इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज फर्स्ट प्रेजेंट ऑन विच रूपी करेंसी 2000। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी भी किस करेंसी पर किसका फोटो है आपसे पूछ लेता है। तो आपको ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको प्रतीत हो सकता है और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। देखो, जो बिहार सोलर पॉलिसी 2017 में लॉन्च किया गया था बिहार स्टेट गवर्नमेंट के तहत, वो 5 साल तक चला, 2022 तक। और ऑब्जेक्टिव क्या था? 3500 मेगावाट अचीव करना था हम लोगों को सोलर ऊर्जा के रूप में। द पॉलिसी सेट अ टारगेट ऑफ 2969 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड। ये सब तो हमको नहीं पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए था कि ब्रेडा जो है इसका नोडल एजेंसी है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है ना, अंडर द सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर किया गया है ब्रेडा को। तो ये याद रहना चाहिए आपको कि ब्रेडा जो है रिन्यूएबल एनर्जी को इंप्लीमेंट कर रहा है बिहार में, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे से इसको उठाया था। 2000 रुपये का करेंसी बंद हो गया जिसमें जीपीएस चिप लगा हुआ था, है ना। कौन अंजना और मोदी बोल रही थी कि इसमें जीपीएस चिप लगा हुआ है, वो लोकेशन बता देगा। तो इसमें देखो मार्स ऑर्बिटर मिशन का फोटो लगा हुआ था। कुछ और फोटो देख लो। 500 रुपया के नोट में रेड फोर्ट का फोटो है, 200 रुपया में सांची स्तूपा का फोटो है, 100 रुपया में रानी की भाव का है, 50 रुपया में हम्पी कर्नाटक का है, एलोरा केव्स 20 रुपया, कोणार्क सन टेम्पल 10 रुपया में। एक बार ध्यान रखना, इस तरह का भी कभी भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो हम लोग को तैयार होना चाहिए। ज्योग्राफी पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगर ये क्वेश्चन रेजोनेंस तुम लोग अगर गलत किए हो, इंडियन ज्योग्राफी देखो, जो भी बाहर के लोग पढ़ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करना, क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस वहाँ से रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन रेजोनेंस वाले गलत किए हो तो तुम हमको जहर खिला दो, क्योंकि हम इतना डिटेल में बताए हैं। तो इसमें कुछ नहीं, इसका करेक्ट आंसर डी है। हम लोगों ने 2933 और 3214 को स्विच कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तुमको पता है ना भाई कि क्षेत्रफल में हम लोग 7th लार्जेस्ट है। सारा अगर तुम कोस्टल लाइन मिला लो तो 75-16.6 किलोमीटर है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यार 8 डिग्री से स्टार्ट होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एक्सप्लेनेशन जाके देख लेना, हम इसको नहीं बताएंगे। एनसीईआरटी से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हमने ही फ्रेम किया है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली, है ना। तो जाकर अगर तुम लोग अगर रेजोनेंस वाले गलत किए हो तो अपने आप को माफ मत करना तुम लोग, बस सिंपल सी बात है। द प्रेजेंट जनता दल यूनाइटेड पार्टी वाज फाउंड बाय द मर्जर ऑफ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो नए लोग हैं वो बोलेंगे कि सर इस तरह का पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। आप अगर सीडीपीओ का एक एग्जाम का क्वेश्चन जाकर देखेंगे ना, पिछला सीडीपीओ का, तो उसमें इस तरह का वो क्वेश्चन पूछता है। कभी जब पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने लगा कि वीआईपी पार्टी को कितना सीट मिला, आरजेडी को कितना सीट मिला, तो आपको पता होना चाहिए। नीतीश कुमार ही नीतीश मी, समझ रहे हो ना, इंसान को इशारा काफ़ी है। देखो
3 पार्टी था। अगर तुम रुचि रखते हो तो पहले एक बना समता पार्टी, मसाल छाप था जॉर्ज फर्नांडिस वाला। उसके बाद इसमें एक पार्टी बना लोक शक्ति पार्टी, और एक तीर छाप चल रहा था जनता दल फ्रैक्शन था शरद यादव का, जो मर गए, तो इनका जनता दल फैक्शन था। तो मसाल छाप, लोक शक्ति पार्टी और शरद यादव का जनता दल, ये तीनों पार्टी मिल जाता है और जनता दल यूनाइटेड बन जाता है। यूनाइटेड मतलब ये तीनों पार्टी का यूनियन। और इसका छाप क्या होता है? तीर छाप। और ये कब बनता है? 2003 में बनता है। अभी कितना इनका लोकसभा में सीट है? 18वीं लोकसभा में 12 सीट है। इसके बिना सीख नहीं हिल सकता है दिल्ली में, याद रखना। हिनितिस्ट में ललुआ का पार्टी कब बनता है? 1997 में। सॉरी लालूस फैन, लालू जी का पार्टी 1997 में बनता है। कौन पार्टी बनाते हैं? राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं। हमारा फेवरेट नेता कौन है? तेजू भैया, तेज प्रताप यादव। क्या मतलब मजा ला देता है। वो जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर था वो कटिहार उटिहार से जीता है। एक का नाम है तेजस्वी, जो मोटू है, वो तो 9th फेल, वो ठीक हमको नहीं लगता। हमको तेजू भैया मेरा फेवरेट नेता है। आई लाइक तेजू भैया, गजब विद्वान है। इनका भाषण सुनता हूँ, इनका इंटरव्यू सुनते हैं तो हमको एक इंसाइट मिलता है कि यस तेजू भैया का, ठीक है। तो आरजेडी 97 में बनता है और आरजेडी का टोटल सीट कितना है बाबू? 4 सीट है। मीसा देवी रामकृपाल को पटना में हरा दी है। एक औरंगाबाद से जीता है, उसका नाम है अभय कुशवाहा। वो गजब पोल डांस करता है, यूट्यूब पर देखना अभय कुशवाहा डांस। क्या कोई शकीरा डांस करेगी पोल पे जो डांस करता है माननीय सांसद? ओफ, दीवाना बन जाओगे अभय कुशवाहा का तुम डांस देख के, गजब। और एक सुधाकर सिंह जीता है, बक्सर वाला, वो भी काबिल आदमी है सुधाकर सिंह। जगदा बाबू का बेटा है जो आरजेडी के अध्यक्ष है सुधाकर सिंह। ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर था एग्रीकल्चर का नीतीश बाबू के साथ, तो एस सिद्धार्थ वगैरह के साथ टकरा गया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और फिर रिजाइन कर दिया था। तो सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीत गए हैं, और एक मीसा पटना से जीती हैं, और ये अभय कुशवाहा औरंगाबाद वाला वहाँ से जीता है। तो ये 4 हैं। चलो, सियाराम दल वॉज अ वेरी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन द भागलपुर ड्यूरिंग विच मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। सियाराम सिंह के अंदर एक बना भागलपुर में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कलेक्ट मनी। क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो कौन है? जयप्रकाश नारायण। क्या बनाते हैं? आज़ाद दस्ता बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? बकरिका टापू पे बनाते हैं। और जो आज़ाद दस्ता बनाते हैं तो एक कटिहार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ध्रुव कुंड। ध्रुव कुंड बच्चा मर जाता है, 13 साल का बच्चा, तो उसके लिए एक सेना बनती है जिसका नाम है ध्रुव दल। तो ध्रुव दल की अध्यक्षता कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण। ये सब तुमको बता रखे, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सबसे प्रभावित कौन सा एरिया था? बिहार और यूपी। रेल की पटरियां कबाड़ दी गई, संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया, है ना। तो सियाराम दल भागलपुर में था, इसको याद रखना। सियाराम सिंह बनाए थे टू कलेक्ट द मनी टू फंड द मूवमेंट, और आर्म्स को कलेक्ट करना था, आप लड़ाई लड़ सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगर ये सब क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो हमारे पढ़ाने के बावजूद तो हमको बहुत दुख होगा। द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज कोरल इन द ऑरिजिन। चित्कार मार मार के बनाए हैं, बताए हैं एटॉल्स वगैरह के बारे में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच वाइडर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अरे भाई, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे वाइडर हो गया? यहाँ पर वेस्टर्न घाट चिपक के चल रहा है, ईस्टर्न घाट तुमको बता के रखें कि फैला के चलता है, तो ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन द मिडिल हिमालय। बता तो रखें यार, मिडिल हिमालय क्या है? डिसकंटिन्यूअस हिमालय है। पहले क्या है? काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जस्कर है, उसके बाद कैलाश रेंज है हिमाचल में, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो जो मिडिल हिमालय है ये यहाँ पर बहुत सारा हिल स्टेशंस है। यहाँ पर हिल स्टेशंस क्या है? शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है। यहाँ पर जो हिल स्टेशंस के बाद जो ग्रासलैंड्स हैं उसको तुम क्या बोलते हो? मर्ग बोलते हो। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब मिडिल हिमालय के फीचर्स हैं। डिसकंटिन्यूअस है, 500 बार बता के रखे हैं। कश्मीर के बारे में भी तुमको बता रखे हैं कि कश्मीर किसके किसके बीच में है? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर है। श्रीनगर किस नदी पर है? श्री नदी झेलम नदी पर है। पहलगाम हमेशा न्यूज़ में रहता है, पहलगाम किस नदी पर है? तो लीडर नदी के तट पर है। ये सब बता रखे हैं, इसके बावजूद अगर गलत कर रहे हो तो हमको दुखी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नॉट वाइडर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न है घाट जो है एकदम चिपक के चल रहा है। ईस्टर्न घाट तो बहुत स्कैटर्ड है और डिसकंटिन्यूअस है, तो एकदम चिपक के चलता है, तो इसको एक्सपेंड नहीं करने देता है। इधर वाइडर इसको होने ही नहीं देता है, तो एकदम चिपक के चलता है।
द होम रूल लीग मूवमेंट इन बिहार वॉज हेल्ड एट बांकीपुर पटना। जो होम रूल लीग बिहार में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता बाबू कौन करता है? मौलाना मजहरुल हक। ये सब हम बता रखे हैं, फिर भी तुमको रिपीट कर देते हैं। मौलाना मजहरुल हक इसको करते हैं। पटना में बांकीपुर सेशन में होता है, बांकीपुर अधिवेशन होता है। जो होम रूल क्या है? ये सेल्फ रूल खोजता है। होम रूल के दो नेता हैं, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। याद रखना कि तिलक पहले स्टार्ट करते हैं एनी बेसेंट के, कंफ्यूज मत करना। एनी बेसेंट बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले तिलक स्टार्ट करते हैं। तिलक का क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र था, एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे छोड़कर। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद बरार, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस, और उसके बाद बरार। बरार कहाँ जगह है? ईस्टर्न महाराष्ट्र में। बाकी जो जितना एरिया था वो एनी बेसेंट उसको लीड कर रही थी। तो एनी बेसेंट कंप्लीट इंडिया एक्सेप्ट महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़ के। तिलक जो लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़ के, कंप्लीट कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बिरार। बिरार एक जगह है ईस्टर्न महाराष्ट्र में। बाकी जितना भी जगह था वहां पे एनी बेसेंट लीड कर रही थी। ये तुमको पता होना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। गांधी जी ब्रोक हिज फास्ट टू डेथ, ये किसके कहने पे? टैगोर। वो भी ऊपर बता दिए हैं। 15वां सेशन ऑफ द बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट डाल्टनगंज अंडर द लीडरशिप ऑफ द CF एंड्रयूज। ये सब जो रेजोनेंस वाले, ये वाला तुमको हम फैक्ट नहीं दिए थे शायद, है ना, ताकि तुम कुछ तुम्हारे लिए नया रहे। 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का निर्माण होता है। क्यों? बिहार के लिए, मतलब बिहार के बच्चों को एकत्रित करने के लिए। सब बंगाल में उस समय रहते थे, और ताकि हम लोग अपना बिहारी जो होता है कि बिहार का एक अलग स्टेट बनाया जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसके बनाता कौन है? राजेंद्र बाबू। सहयोग कौन कर रहा है? महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न बिहार भी बोलते हैं। 1906 में होता है। इसका 5वां कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? आरा में हो रहा है। रेजोनेंस वाले जो तुम लोग को बोले हैं कि नोट्स में दाहिने तरफ जगह छोड़ के रखना, वहाँ पे ऐड करना। आरा में होता है, ये नहीं बताए हुए हैं। आरा में कौन इसको लीड कर रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा इसको लीड कर रहे हैं। 15वां कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? पलामू डाल्टनगंज। अभी डाल्टनगंज का नाम बदल के हो गया है मेदिनीनगर। डाल्टनगंज, पलामू उस समय बिहार का पार्ट था। कौन इसको लीड कर रहा है? CF एंड्रयूज इसको लीड कर रहे हैं। CF एंड्रयूज को क्या कहा जाता है? इनको दीन बंधु कहा जाता है। देश बंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। 1925 और 1927 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है, जो ट्रेड यूनियंस का लड़ाई लड़ता है। उसकी अध्यक्षता CF एंड्रयूज को बनाया जाता है। एंड्रयूज जी गांधी जी के बड़े परम मित्र थे। बाद में स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनते हैं CF एंड्रयूज। 16वां कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तर्कस में दिया हुआ है, थोड़ा सा हमको भी पता चले कि आप लोग पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं। चित्कार मार के आपको बता रहे हैं। बताइए 16th कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस किस जगह पर होता है और कौन उसका नेतृत्व प्रदान करती है? Which river is not primarily involved in the formation of the Great Indian Plain? इंडस इन्वॉल्व है, डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT से। इंडस इन्वॉल्व है, गंगा इन्वॉल्व है, ब्रह्मपुत्रा इन्वॉल्व है, गोदावरी नहीं है। रेजोनेंस तुम्हारे क्लास लेक्चर से ही हमने स्क्रीनशॉट लिया है। मिडिल गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ लाई करता बाबू? मिडिल गंगा प्लेन इलाहाबाद, जो आज के डेट में प्रयागराज है, से फरक्का जाता है। मिडिल गंगा प्लेन में ही अब एक होता है अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन लार्जेस्ट है एमंग ऑल द थ्री, और कंप्लीट बिहार एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ द किशनगंज, है ना। 99% ऑफ द बिहार एंड ईस्टर्न यूपी इज द पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। इसको स्टार मार्क करके लिखो। मिडिल गंगा प्लेन का लार्जेस्ट कौन है? तो तुमको अपर गंगा प्लेन लग सकता है, लोअर गंगा प्लेन लग सकता है, पर मिडिल गंगा प्लेन है। अब हमको क्वेश्चन ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि मिडिल गंगा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 10, 11, 12 और नन। कमेंट सेक्शन में बताओ कितना जिला से होकर गंगा बिहार में गुजरती है। हिज लिगेसी एज अ फियरलेस वॉरियर, एक निडर योद्धा के रूप में उनकी विरासत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बाबू किरचकुमार यह कथन किसने कहा था? तो कर्नल मिलमैन कहा है। बहुत डिटेल में हम बता के रखे हैं। हम वीडियो बहुत बड़ा होगा, हम नहीं बता सकते हैं। जाकर तुम लोग मेन जो हम वीडियो बताए हैं उस पर जाकर तुम लोग इसको देख सकते हो। एक किताब बहुत फेमस है, थोड़ा सा बता देते हैं तुम लोग को। ग्रेट म्यूटिनी, कौन किताबें लिखता है? क्रिस्टोफर हिबर्ट लिखता है। ये बहुत बढ़िया किताब है 57 के क्रांति के बारे में पढ़ने के लिए। क्रिस्टोफर हिबर्ट
क्रिस्टोफर हिबर्ट एक किताब लिखता है ग्रेट म्यूटिनी, और इसमें ये जिक्र करता है कितना बहादुरी से बाबू वीर कुंवर सिंह लड़ते हैं। देखो 23 अप्रैल को वो जगदीशपुर को रिक्लेम करते हैं, और 23 अप्रैल को जब रिक्लेम करते हैं जगदीशपुर में, तो 23 अप्रैल 1966 को एक स्टाम्प इशू किया जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर। 1992 में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाता है आरा में, है ना। इसको स्थापित करने में एक सेना बनता है, उसका नाम है कुंवर सेना। अभी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अगर कुंवर सेना का कोई आदमी है तो वाइस चांसलर कोई भी, उनकी हिम्मत नहीं कि उसका काम नहीं करेंगे। और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत योगदान है। आरा का एमएलए हुआ, देखो उसका दिमाग फ्लॉपी से निकल रहा, उसका नाम बहुत रंगबाज था जी, सुरेंद्र सिंह। ठीक है, तो सुरेंद्र सिंह का बहुत योगदान है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने में, क्योंकि तुम आरा भूतपूर्व अगर में जाओगे तो मतलब जगदीशपुर स्टेट था भाई, जगदीशपुर का तो कहना ही नहीं था, है ना। तो वहाँ पे उन लोग के योगदान से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनता है। और 23 अप्रैल 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, जहाँ पे 78,220 झंडा को डलर मैदान में अमित शाह आते हैं, और नित्यानंद राय बहुत एक्टिव था उस समय। डलर मैदान जो डलर ग्राउंड है वहाँ पर फहराया जाता है 78,220 झंडा को, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इन हाउ मच एरिया, देखो पटना का हार्डिंग पार्क जो था ना, उसका भी नाम बदल के वीर कुंवर सिंह पार्क कर दिया गया है। देखो ये सब हम बता दिए, तो फिर से बताना बहुत मतलब नहीं होता है, इसे पूरा डिटेल वीडियो हम बनाए। इन हाउ मच एरिया अप्रोक्सीमेटली माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, ये तुमको पता ही होना चाहिए। जितना भूभाग है उसमें 30% माउंटेन है, इसको स्टार मार्क करके लिखो। 27% प्लेट्यू है, और 43.2% जो है लैंड है। स्टार मार्क करके क्वेश्चन को देखो, आज ना कल स्टेटमेंट में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। द थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कारण प्रकार्य का सिद्धांत सत्कार्यवाद किस विचारधारा से संबंधित है। देखो जैनिज्म फिलॉसफी इस फिलॉसफी के बहुत क्लोज है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा फिलॉसफी सत्कार्यवाद के बहुत समीप है, तो जैनिज्म है। ये क्या फिलॉसफी है? इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंट कॉज। ये कहता है कि अगर कोई चीज़ तुमको दिख रहा है, उसके पीछे उसका जो कारण है उसके पास प्रेजेंट है। जैसे अगर तुमने दूध लिया है, दूध से तुमने दही बना दिया, तो दही एक नया प्रोडक्ट नहीं बना, दही दूध में ही था, तभी वो जाकर दही बना। तो कह रहा है कि इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज। अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो उसमें पहले से वो चीज़ उपलब्ध था, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। इसी को तुम कहते हो सत्कार्यवाद की फिलॉसफी, है ना, द थ्योरी ऑफ द कॉजेशन। कॉज कि भाई अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे कारण है, और वो कारण उसमें निहित है। अगर दही बन रहा है तो दूध में दही था, इसलिए दही बन रहा है। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है, इट इज़ वेरी क्लोज विद द फिलॉसफी ऑफ द सत्कार्यवाद। इसको स्टार मार्क करके लिख लो। अभी तुमको बताएं, कश्मीर इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल, करेक्ट स्टेटमेंट। श्रीनगर इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, गलत स्टेटमेंट, तो 1 इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो ये सब हम बता चुके हैं ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी बहुत करना, हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करके हम एक पूरा वीडियो बना दिए हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना दी है, उसको तुम कर लेना। ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया है क्योंकि करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था कि सिल्ड वोल्केनो मौना किया कहाँ है, तो हवाई आइलैंड में है। हवाई कहाँ पे है? यूएसए में है। तो यार वहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यूएसए के पास की पैसिफिक ओशन है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट। हाँ, अगर तुम ये माउंटेन अगर अंदर से तुम काउंट करोगे ना, अंडर द सी से काउंट करोगे तो हिमालय से ऊंचा है। अगर एबव द सी लेवल काउंट करोगे तो नहीं है। तो बस ये क्वेश्चन का मेन मकसद था कि तुमको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर इसके अंदर जो समुद्र से उत्पत्ति है वहाँ से तुम काउंट करोगे तो हाँ, इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट। तो पहला गलत है, तो 1 हो जाएगा, तो 49 में बी हो जाएगा। तो हमारा बस इसका मकसद ये था कि तुमको ये बता दें कि अगर इसका तुम समुद्र तल के अंदर से काउंट करोगे, समुद्र के अंदर से काउंट करोगे तो माउंट एवरेस्ट से भी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। चूंकि करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था इसलिए बताना जरूरी था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? 54 भर का सवाल है। अगर ये सब तुम लोग गलत करोगे तो हमको दुखी करोगे। पहले हम तुमको बता दें, हिमालय कहाँ है बाबू? एशिया में है। आल्प की श्रेणी कहाँ है? यूरोप में। एंडीज की श्रेणी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। एपलेशियंस माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। यूराल कहाँ है? बेसिकली अगर आप यूराल रिवर भी देखोगे तो रूस वगैरह में है। तो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है यूराल माउंटेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हिमालय, द आल्प एंड एंडीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका। माउंट किलिमंजारो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द हिमालय, आल्प एंड द एंडीज
आल्प अफ्रीका में है, गलत हो गया, आल्प यूरोप में है, तो सी स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। बस बेसिक तुमको पता था कि नहीं, इसके लिए किया गया है। द एप्लेशियंस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड, इसको आगे देख लेना, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। हमको क्या बताना है बेसिकली कि देखो हिमालय और आल्प की जो श्रेणी है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, जवान माउंटेन्स हैं। जो अरावली की जो श्रेणी है ये ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। जब ओल्ड है तो इसकी जो नूक है, जो पीक है वो राउंडेड है। यंग वाला का एकदम ताज़ा ताज़ा होता है, एकदम ऐसे पॉइंटेड होता है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो बहुत ऊर्जावान नदियाँ होती हैं, है ना, बहुत फास्ट होंगी, ऊर्जावान होंगी। यहाँ पर ये बुढ़ा गया है, तो बूढ़ा आदमी कैसे नहीं हो जाता है, तो अरावली एकदम ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब देखो जो अपना वेस्टर्न घाट है ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन क्या मतलब होता है कि मतलब दो ब्लॉक ऐसे था, बीच में दरार आया तो एक ब्लॉक नीचे चल गया और एक ब्लॉक ऐसे हो गया, और बहुत साल बाद यहाँ पर हम आप इकट्ठा हो गए तो हमको ये माउंटेन दिख रहा है, पर माउंटेन है नहीं, एक ब्लॉक माउंटेन है। एक ऐसे ही प्लेट था, बीच में दरार आया तो नीचे दब गया, और यहाँ पर 100 साल 200 साल बाद हम और यहाँ पे आए तो हमको एक माउंटेन के रूप में दिख रहा है, जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन का 2-3 उदाहरण याद रखना, राइन माउंटेन, वॉस्किज, इंडिया में वेस्टर्न घाट वगैरह क्या है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ये सब ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन का आपका हो गया हिमालय है, आल्प की श्रेणियाँ हैं। ये यंग फोल्ड माउंटेन है, अरावली ओल्ड माउंटेन्स है, ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। देखो रिवर सोन के बारे में स्टार मार्क करके लिखो, आज ना कल तुमसे रिवर सोन के बारे में पूछना है। सोन के बारे में बहुत डिटेल में हम तुमको करा रखे हैं। सोन जो है अमरकंटक प्लेटू से निकलता है। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है, वहीं से अमरकंटक है। सोन की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जोहिला नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अमरकंटक प्लेट्यू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड सोन। इसको लिखो, नर्मदा और सोन के बीच में एक वाटर डिवाइड के रूप में अमरकंटक प्लेट्यू काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ रहा है यार जावेदी हिल्स, सेवरा हिल्स, ये सब ईस्टर्न घाट का श्रेणी है भाई, ये सब तुमको बता रहे हैं। नलामला, जावेदी, सेवरा, ये सब ईस्टर्न घाट का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बैतूल प्लेट्यू और मैकाल रेंज आपका पड़ेगा। मैकाल रेंज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या एंड सतपुरा। विंध्य और सतपुरा का मीटिंग पॉइंट है मैकाल रेंज। इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या है, सॉरी, मैकाल रेंज। मैकाल इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्य एंड सतपुरा। सतपुरा का क्या है, सतपुरा मतलब सात एंड पूरा, पूरा मतलब हिल्स। राजपीपला, गवाईलगढ़, महादेव, मैकाल, ये सब इसके रेंज है सतपुरा के, ठीक है। तो राजपीपला कहाँ है बाबू, गुजरात में। गवाईलगढ़ कहाँ है, महाराष्ट्र में है शायद। महादेव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर धूपगढ़ है, इसको देखना महाराष्ट्र में होगा, है ना। धूपगढ़ है, एंड धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, देखो हम हमारे ऊपर दबाव है कि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करिए क्योंकि बच्चे नहीं देखते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। महादेव पे धूपगढ़ पीक है, एंड धूपगढ़ पीक क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू इज द, भाई मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू आर फाउंड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी। गलत है यार, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी। क्योंकि जो एलुवियल प्लेन्स होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वो जो अवसाद लेकर नदियाँ आती हैं वो उसको डिपोजिट करती हैं। तो भाई प्लेट्यू उससे थोड़ी बनता है, प्लेन्स बनता है। तो इसका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो गया। अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। बिल्कुल, इसलिए तो चाइना वहां पर एकदम कब्जा कर रहा है। अफ्रीका तो बहुत रिच है ना। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अफ्रीका इज फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन द ब्लैक स्वेल, बिल्कुल, तभी तो तुमको ब्लैक कॉटन स्वेल बनता है। और ब्लैक कॉटन स्वेल क्या है, वोल्केनिक अवसाद है, और वही समय के अंतराल से टूटते गए। तो जब समय के अंतराल से टूटते गए तो उसी को कहते हो तुम ब्लैक कॉटन स्वेल, और इसी ब्लैक कॉटन स्वेल को तुम कहते हो रेगुर स्वेल। एंड दे आर वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन, एंड दे आर बेसिकली फाउंड इन द महाराष्ट्र एंड द गुजरात, है ना। कुछ नहीं है, जो अंदर से वोल्केनिज्म निकला है उसका जो अवसाद है, समय के अंतराल के बाद वो टूटते गया, और टूटने के बाद जो अवसाद बचता है उसी को तुम ब्लैक कॉटन स्वेल बोलते हो। द विजन फॉर द सेंट्रल कॉलेज इन पटना वाज इनिशिएटेड इन 1839 अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड, और इट इज़ द 5th ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन द मॉडर्न इंडिया। जो पटना कॉलेज है, इसी के स्टूडेंट कौन कौन रहे हैं, इसके एलुमनी कौन रहे हैं, श्री बाबू, बिहार के श्री बाबू जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, गोलखनाथ सिन्हा, दिनकर, ये सब इसी पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, एलुमनी रहे हैं।
हु इज वाज द एडिटर ऑफ द वंदे मातरम, इसको स्टार मार्क करके लिखो, श्री अरबिंदो इसके एडिटर रहे हैं, ठीक है। अरबिंदो की एक और रचना है न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ये मॉडरेट लीडर पर लिखते थे। तो अगर पूछे कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड आर्टिकल कौन लिखता था, अरबिंदो लिखते थे। बिपिन चंद्र पाल का नाम आया, बिपिन चंद्र पाल का एक किताब है न्यू इंडिया। एक और देखो फ्लॉपी से निकल रहा है, आएगा तो बता देंगे तुमको। अच्छा, एक अल हिलाल है, अल हिलाल मैगजीन कौन लिखता था, मौलाना अबुल कलाम। फिर कॉमरेड कौन लिखता था, मौलाना अली, ये सब मैगजीन था। कॉमरेड कौन, मौलाना अली, अल हिलाल अबुल कलाम। बिपिन चंद्र पाल का है न्यू इंडिया। और एक देखो आएगा ध्यान में ना तो बताएंगे, क्या नाम था, क्या दर्शिका नाम था, पारिदर्शिका, पारिदर्शिका। तो पारिदर्शिका और न्यू इंडिया दोनों बिपिन चंद्र पाल का था, ठीक है। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड अरबिंदो का था। अगर कभी पुडुचेरी जाओगे ना तो अरबिंदो जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब तक तो बहुत एक्टिव थे, फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं अरबिंदो, और फिर योगा पे चले जाते हैं, इंटरनल योगा की बात करते हैं। अरबिंदो आश्रम पुडुचेरी में, अगर कभी जाओगे पुडुचेरी तो जरूर जाना अरबिंदो आश्रम। बहुत विदेश का लोग आता है और यहाँ पर योग करता है। एक तरह से उनके लिए वो मतलब मस्जिद है, मंदिर है, अयोध्या है उनके लिए अरबिंदो का आश्रम जो पुडुचेरी में है। तो फिर योगिक फिलॉसफी में चले जाते हैं और फ्रीडम स्ट्रगल से अलग हो जाते हैं। तो इतना तुमको पता होना चाहिए कि अरबिंदो मुख्य रूप से फ्रीडम स्ट्रगल में बंगाल विभाजन तक एक्टिव रहते हैं। हमको लगता है 1909-10 के आसपास से फिर तो ये योगा में चले जाते हैं। तो इसको यहाँ से याद रखना कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड मॉडरेट लीडर्स के खिलाफ लिखते हैं, और न्यू इंडिया, पारिदर्शिका, अल हिलाल एंड कॉमरेड। और मूक नायक कौन लिखता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे हमको कि अम्बेडकर लिखते हैं क्या, कम से कम इतना तो तुमको पता हो। ये देखो सीधा एनसीईआरटी से पिक किया तुम लोग के लिए, है ना। रेजोनेंस वाला तो इसको बना ही दिया होगा, कम से कम उम्मीद तुम लोग से करते हैं। अगर नहीं तुम लोग बना रहे हो तो गलत है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन, कह रहा है कि कोल्ड वेदर सीजन में मेडिटेरेनियन सी से जो लहर आती है वो बेसिकली रबी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अरे खत्म आदमी, मैंगो सावर प्री मानसून सावर है, काल बैसाख प्री मानसून सावर है, चेरी ब्लूजम प्री मानसून सावर है। ये सब तुम देखो, हम तुम्हारे क्लास में करा है कि नहीं, मैंगो सावर, ब्लूजम सावर, नॉर्वेस्टर्स, लू। ऑड वन आउट क्या था, महावत था, तो इसका करेक्ट आंसर महावत है। कॉमन सेंस भी तुम लगाते तो निकाल लेते। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ अ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। दिस कॉज रेनफॉल एंड आर लोकली कॉल्ड एज द महावत। याद रखना कि जो इसी को तुम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हो, जिसको तुम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हो, वो पहुंचता है भारत में तो उसको तुम महावत कहते हो। तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा, ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ द विंटर रेनफॉल लोकली इज known as the Mahawat is small, they are of immense importance for the cultivation of the rabi crop। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्री मानसून सावर पे आ जाओ। तुम लोग को पूरा हम बताए हैं प्री मानसून सावर के बारे में। प्री मानसून सावर्स दैट हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज एंड आर ऑफन रिफर्ड टू एज द मैंगो सावर्स इज प्रीडोमिनेंट इन पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड केरल। सीधा तुम देखो यहाँ पर एनसीईआरटी से उठाए हैं। मैंगो सावर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर देयर आर द प्री मानसून सावर्स व्हिच आर कॉमन फिनोमिनन इन केरला एंड द कोस्टल एरिया ऑफ द कर्नाटक। लोकली दे आर नोन एज द मैंगो सावर्स। ये सब सारा चीज तुम्हारे क्लास में हम पढ़ाए हैं, फोटो लगा लगा के पढ़ाए हैं। अगला ब्लूजूम सावर के बारे में देख लो। विद दिस सावर द कॉफी सावर ब्लूजूम्स इन द केरला एंड द नियर बाई एरिया। नॉर्वेस्टर्स जिसको तुम काल बैसाख वेस्ट बंगाल में बोलते हो। गर्म हवा जो पटना और बिहार में चलती है उसको तुम लू बोलते हो। जब प्री मानसून सावर्स है। ये क्वेश्चन के लिए तुम लोग हमको गाली दे रहे होगे, हमको पता है कि आप मौसम के बारे में बताए तो हैं कि वेट इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ है, पर आप ये भी बताएं कि गैरो खासी जयंतिया पर है। आप ये भी बताएं कि गैरो पर नहीं है, जयंतिया पर नहीं है, खासी हिल्स पर है। पर अब आप ये नहीं मास्टर बताए थे कि खासी हिल्स के नॉर्थ में है कि खासी हिल के साउथ में है। इसीलिए तुम लोग को बोलते थे कि दाहिने तरफ जगह छोड़ के रखना, हम लोग टेस्ट में देंगे ताकि तुम गलती करो, और जब गलती करोगे तो तुमको याद रहेगा साउथ ऑफ खासी हिल्स पे मविश्रम है। अगर तुम हम ये इसलिए क्वेश्चन दिए हैं ताकि तुम 50-50 पे पहुंच जाओ और क्वेश्चन को छोड़ो मत, तुम तुक्का मारो और तुम अपना देखो कि तुम्हारा कितना गेस सही होता है। करेक्ट अभी बताएं। रीजन ऑफ विच स्टेट इज ऑफन रिफर टू एज द मोलासिस बेसिन। चवन्नी भर का सवाल है यार। अगर 59 तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम हमको बहुत दुखी कर रहे हो। यहाँ पर तुमको बाबू मिजो हिल्स के बारे में बता रखे हैं। देखो ये मिजो हिल्स है। मिजो हिल्स के पास क्या है ना कि अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट है। जो अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट है इसी को तुम कहते हो मोलासेस बेसिन। और इसी मोलासेस
मिजो हिल्स को तुम क्या कहते हो? लुसाई हिल्स भी लोकली कहते हो, LUSHAI। तो लुसाई हिल्स कहाँ है? मिजो हिल्स को ही लुसाई हिल्स बोलते हैं। और यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट है, मतलब ऐसे ऐसे बिखरा हुआ डिपॉजिट है जिसको तुम मोलासेस बेसिन भी बोलते हो। याद रखना, मिजो हिल इज द पार्ट ऑफ पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज, और यही पूर्वांचल रेंज अंदर इंटर करता है तो अंडमान एंड निकोबार होते हुए निकल जाता है। मॉनसून फर्स्ट रीचेज द अंडमान एंड निकोबार एंड देन इट मूव्स टू द केरला। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंडमान एंड निकोबार में कब रीच कर जा रहा है? 19 मई को। केरल में कब करता है? 1 जून को। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिन का होता है? मोटा मोटी 7 दिन का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। 7 दिन का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो पहले अंडमान एंड निकोबार में जाता है और फिर केरल में इंटर करता है। द फर्स्ट मल्टीपर्पज मेट्रोलॉजिकल रडार इन द बिहार वाज इंस्टॉल्ड इन द पूर्णिया। गलत स्टेटमेंट है, करेक्ट इसका 1 है। द पहला वाला पटना में होता है। कब होता है? 1867 में होता है। अब आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसा चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यू करें तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। हम लोग को कहा गया कि शॉर्ट बनाइएगा, कि लोग नहीं देखना पसंद करता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को डिटेल हम कम डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर पूरा डिटेल में डिस्कस किया करिए, हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो हम लोग जरूर बनाएंगे।